राष्ट्र राइफल्स in single line, it has only one duty. जाओ पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं उनको पकड़ो और ठोको, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। टेररिस्ट सामने से फायर करा, दे वुड नॉट हेजिटेट। उस टाइम पे पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते थे, दे वुड कम इन लाइक 100 टेररिस्ट एक साथ आ रहे हैं। आप अगर डिसिप्लिन अच्छा रखते तो आपको राष्ट्र राइफल्स नहीं जाना पड़ता। जिन लोगों का डिसिप्लिन खराब होता है वो राष्ट्र राइफल्स जाते हैं। बट टेररिस्ट हु वर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान and other countries, I'm using Pakistan because they were coming through Pakistan, so most of them were Pakistanis. Then they were African also, they were all sort of people, Afghan also were coming, and with a clear aim, jao thoko aao, simple. Sir, very warm welcome to the show, sir. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, today we have with us Major Lovinder Chaudhary, sir, who is a proud veteran of Indian Army, and he has served Indian Army in very prestigious regiment called as Rashtriya Rifles. And let us know how he feels the life after Army and what is going on in his life. Let us learn some learnings from his life so that we can implement from our life and make our life easier. Sir, कैसे हैं sir? All well, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? Super, sir. So, how is life? Life is good. It has always been good and going on good. Good. So now, I want to just know, sir, actually when I read your profile, more interesting is, you are served in Rashtriya Rifles, right? Yep. Sir, मुझे first tell me and my audience, राष्ट्रीय राइफल्स क्या है, किसके लिए वो बना था और कैसे ऑपरेट करता है? Okay. Rashtra Rifles in single line, it has only one duty. जाओ पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं उनको पकड़ो और ठोको, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, बट इफ यू आस्क मी एक्चुअली व्हाट इट इज ऑन पेपर्स, सो ये ना जब टेररिज्म शुरू हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, सो इंडियन आर्मी के लिए भी एक थोड़ी सी नई चीज थी। दे वर फाइटिंग इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल एंड वी वर मोर ऑफ अ कन्वेंशनल आर्मी। तो हम बड़े रूल से, रेगुलेशन से, उस तरीके से हम लड़ाई करते थे। सामने एक फौजी दुश्मन आएगा, हम फौजी होंगे, हम सामने लड़ाई करेंगे, एंड कन्वेंशनल वे में। बट ये जो टेररिस्ट आए उनका कोई मॉरल्स नहीं होता, कोई एथिक्स नहीं होता, तो उनको तो सिर्फ हमें इंजर करना था, चाहे वो हमारे सिविलियंस को मारे, चाहे किसी फौज को करे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी ने एक ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक फोर्स बनाई विच इज कॉल्ड राष्ट्रीय राइफल्स। सो इसका प्राइमरी टास्क जो था, इट वाज ओनली टू काउंटर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये जब इनिशियली बटालियंस गई तो द टेक्टिक्स हैज आल्सो इवॉल्व्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हमारे ऑपरेशंस का तरीका भी चेंज हुआ बेस्ड ऑन हाउ द टेररिस्ट आर बिहेविंग एंड रिस्पॉन्ड, लाइक यू नो दे आर एक्टिंग। सो ये बड़ा चेंज होता रहा, लेकिन ये राष्ट्रीय राइफल्स का एक्सपेरिमेंट इतना सॉलिड सक्सेसफुल हुआ कि टुडे वी हैव क्लोज टू 60 बटालियंस इन टोटल जम्मू एंड कश्मीर। एंड मैं मतलब बहुत बोल्डली ये कह रहा हूं कि आज अगर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है जैसा पहले था, तो उसके लिए सबसे बड़ा रोल जो किया है वो राष्ट्रीय राइफल्स ने किया है। हमारे भाइयों ने, जवानों ने, ऑफिसर्स ने जो सेक्रीफाइस करा, ठीक है, दे हैव लेड डाउन देयर लाइव्स। उस सेक्रीफाइस की वजह से, ये हमारे भाइयों के खून की वजह से जम्मू कश्मीर आज इंटैक्ट। सर, प्रोक्रूटमेंट कैसे होता है राष्ट्रीय राइफल्स के लिए? बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड इज from every regiment or many infantry battalions, some vacancies are created to Rashtriya Rifles so that they can come. To be very simplifiedly saying this, so what is the actual talk is, किसके लिए रेड फ्लैग होता है, किसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं होता है, इसको बोलते हैं जा भाई राष्ट्रीय राइफल्स में जाके आएगा। So what is this actually our procurement goes on? Okay, so see, सबसे पहले राष्ट्रीय राइफल्स, one minute. I want to, मुझे हमेशा ये बिल्ले से दिस राइट, डिसिप्लिन अच्छा नहीं होता है, रेड फ्लैग होता है, गो टू राष्ट्रीय राइफल्स। मुझे हमेशा ये क्वेश्चन आता है अंदर से, whether by doing this we are not decreasing the quality of राष्ट्रीय राइफल्स। Okay, so I'll come to that. So सबसे पहले राष्ट्रीय राइफल्स जो है ना, so it is not a regular regiment of Indian Army. Okay,
So राष्ट्र राइफल्स में every infantry regiment has got parental connection with 1, 2 or 3 Rashtra Rifles battalions. Okay, now what happens is, so that infantry regiment will provide a particular number of, say, almost 50 to 60% of the manpower. वो उस parent regiment से आएगी. Okay, like डोगरास है, बिहार है, जाट है, जो भी regiment है उससे आएगी. एंड उसके साथ में फिर बाकी होंगे, जैसे कहीं आर्मर्ड एंड इन्फेंट्री है, कहीं आरटीएन इन्फेंट्री है, तो ये लोग आएंगे. उसके अलावा आपके एएससी, सिग्नल्स, ईएमई, इंजीनियर्स, इनके भी ऑफिसर्स और मैन ये लोग आते हैं. ओके, ऑफिसर्स जो भी हो, किसी भी कोर से, किसी भी रेजिमेंट से आ रहा है, वो मोस्टली सारे के सारे ऑफिसर्स जो होते हैं, दे आर इनटू फाइटिंग रोल. वो कंपनी कमांडर्स की ड्यूटी करते हैं एंड दे आर मोस्टली फाइटिंग एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर्स. Okay. Now, red flag, red entry. Basically, what you wanted to say is the Rashtriya Rifles only procures people from infantry, not from artillery or something. No. They राष्ट्रीय राइफल्स में जो बंदे होते हैं ना, इन्फेंट्री का भी होगा, आर्मर्ड का भी होगा, एएससी का भी होगा, ईएमई का भी होगा, सबका होगा. सो बेसिकली राष्ट्रीय राइफल्स एक ऐसी बटालियन है जो इन्फेंट्री के रोल्स करेगी, काउंटर टेररिज्म रोल्स, और उसको किसी और से कुछ नहीं चाहिए. ओके, वी हैव एवरीथिंग ऑफ आवर ओन. हमारा अपना एरिया है, उसमें ऑपरेट करने के लिए अपना वेपन, इक्विपमेंट, गाड़ी, साड़ी, सब कुछ अपने पास है. उसका रिपेयर भी हम करेंगे, सारी चीजें करेंगे. हमारा डॉक्टर भी हमारे साथ है, हमारा नर्सिंग असिस्टेंट भी हमारे साथ है, हमारे पास सब कुछ है. हमें किसी और की जरूरत नहीं है अपने ऑपरेशंस के लिए. ओके, सो एक सेल्फ सस्टेनिंग बटालियन बन गया. अब उसमें मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ, वो रेड फ्लैग एंड रेड एंट्री डिसिप्लिन, राइट. सो इनिशियली जब राष्ट्रीय राइफल्स बने, ओके, सो लोगों को शायद ये अप्रिशिएट नहीं कर पाए इनिशियली. ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि राष्ट्रीय राइफल्स कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है. तो शुरू में ये हुआ कि मतलब मैं तब तक कमीशन नहीं हुआ था. ओके, तो जब बोला कि किसी को भेजना है, तो आपकी बटालियन में एक कमांडिंग ऑफिसर बैठा हुआ है, उससे पूछा किसी को भेजना है, तो बोला किसको भेजूं. नाउ दिस गाय विल बी आउट फॉर 2-3 years. ठीक है, तो किसको निकालूं. अच्छा, ये लड़का बहुत पढ़ाई कर रहा है, इसको मत निकालो. ये लड़का बहुत बड़ा प्लेयर है, इसको मत निकालो. ये किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, मतलब जो बहुत अच्छा कर रहा है उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा. तो छोड़ू किसको. पर मेरे को ऑर्डर मिला है आर्मी हेडक्वार्टर से, राइट, कि मुझे बंदे भेजने हैं, तो किसको भेजूं. बोला अच्छा इसका थोड़ी डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, इसको भेज दो. तो दिस इज, मतलब ये भी मैंने स्टोरी सुनी है. ठीक है, तो इस टाइप के बंदों को पहले बोला कि जाओ. पर जब वो लोग राष्ट्रीय राइफल्स में पहुंचे, तो जैसे मैं बटालियन में पहुंचा, तो हम लोग बटालियन की हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑफिसर्स ना, हम पढ़ते हैं कि हमारी बटालियन ने क्या किया है, कैसे ऑपरेशंस करे हैं, टू गेट दैट लर्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री. तो पता चला कि जिनको बदमाश समझ के, ओके मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, जिनको बदमाश समझ के या डिसिप्लिन प्रॉब्लम समझ के भेजा राष्ट्रीय राइफल्स, दे केम आउट टू बी बेस्ट ऑफ द वॉरियर्स. उन्होंने गजब के ऑपरेशंस किए. दे वर वेरी बोल्ड, वेरी ब्रेव, और दे डिड नॉट हेजिटेट. ओके, टेररिस्ट सामने से फायर करा, दे वुड नॉट हेजिटेट. उस टाइम पे पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते थे, दे वुड कम इन लाइक 100 टेररिस्ट एक साथ आ रहे हैं. ओके, तब आप जाके ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हो, सामने 100 टेररिस्ट आ रहे हैं, आप ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हो, कितना दिल चाहिए. तो इस टाइप के वो लोग थे. एंड देन इट बिकेम अ रेगुलर अफेयर, और फिर राष्ट्रीय राइफल्स का भी साइज बढ़ गया. तो अभी ऑफिसर्स में तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हु आर फिजिकली फिट, दे डोंट हैव एनी इंजरीज एंड ऑल. तो ऐसे ऑफिसर्स राष्ट्रीय राइफल जाते हैं और जाना चाहते हैं. बट यू नो, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टोरी. मैं जब राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टेड था, तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड ऑफिसर है, आई विल नॉट नेम हिम, वो भी वहां पोस्टेड थे. सो हुआ क्या, ही सर्विंग ऑफिसर. तो उसकी यूनिट से, वो जिस भी बटालियन का था, उसकी बटालियन से उसी की कंपनी के जेसीओ की पोस्टिंग आई हमारी आरआर बटालियन में. एंड इस ऑफिसर ने उसको बोला जेसीओ को कि साहब, आप अगर डिसिप्लिन अच्छा रखते तो आपको राष्ट्रीय राइफल्स नहीं जाना पड़ता. जिन लोगों का डिसिप्लिन खराब होता है वो राष्ट्रीय राइफल्स जाते हैं. सो ही सेड विद अ लॉन्ग फेस, वो बोलता है ठीक है साहब, मैं जा रहा हूँ. एंड नेक्स्ट मंथ इस ऑफिसर का पोस्टिंग आ गया सेम आरआर बटालियन. So now that JCO and this officer,
they were again in the same company. Okay. Every time they Yes. look at each other, they would Uh, smile, and we would all laugh because we knew the background story. So which was So, your parent regiment? sorry. Which was your parent regiment? So I'm my parental is Army Service Corps. आर्मी सर्विस को. तो Yeah. आपको कैसा मौका मिला? For your red flag in your regiment? No, I was doing good. So ASC में ना most of the officers they go for RR tenures. So Okay. basically क्या होता है कि आपने एक infantry attachment करते हो as ASC officer. So first 3 years I was in Valley, North Kashmir. Then I went to ASC posting. I did some courses. उसके बाद ASC posting खत्म किया. Then I got posted to Rashtra Rifles. So again into North Kashmir. Okay. तो वहाँ पे it was like I did town commander and company commander's role. तो पूरा राष्ट्र राइफल्स का मेरा बहुत अच्छा एक्सपोजर वहाँ पे रहा. Sir, you said me that it was an experimental battalion set up by Indian Army. So, what do you think why this experiment worked out? Okay. So basically the terrorists who were coming from Pakistan and other countries, I'm using Pakistan because they were coming through Pakistan. So most of them were Pakistanis. Then they were African also. They were all sort of people. Afghan also were coming. So they would come and they wanted to fight. Like who they are fighting? They are going to fight regular army. So regular army has some particular way of tactics that they use, some battle drills that we have. So regular army will function in a regular way. But to counter those terrorists, it's unconventional war now. Okay, this is not a proper war. They are not using heavy machinery. Heavy machine guns are not used. Artillery is not getting used from the enemy. But we have a different kind of a role. So we have artillery support coming in. We have armored support coming in. We have all H and H coming in, right? When it's regular infantry. Now, but to fight the enemy, you have to think like enemy, right? So we created Rashtra Rifles Battalion, which were all like full sufficient for their own task, and we were specifically trained to fight these terrorists. And whenever we go on posting, हम जब जाते हैं ना राष्ट्र राइफल्स में, तो हमारी एक स्पेशल अलग से ट्रेनिंग होती है, so that we are refreshed of all the drills कि टेररिज्म से कैसे लड़ना है एंड टेररिस्ट से कैसे लड़ना है. So उसके अकॉर्डिंग, so राष्ट्र राइफल जब एक्सपेरिमेंटल शुरू किया, then it became a super success. And then subsequently government realized and Indian Army realized that this is the way to fight these terrorists. So in regular infantry battalions को अलग रोल्स दिए गए एंड जो हिंटरलैंड का पूरा जो काउंटर टेररिज्म था वो पूरा राष्ट्रीय राइफल्स को दिया. एंड विद दैट क्लियर एम, जाओ ठोको आओ, सिंपल. Okay, so you said me that there are different drills what people perform to counter terrorism. If you can please elaborate this how is this drills different from the drills of this infantry? कुछ दो तीन drills पता है, if you can say it would be very much better. ओके, पता नहीं मैं अगर ड्रिल बताऊंगा तो ड्रिल क्योंकि इस पॉडकास्ट को सारे सिविल यूथ देखेगा तो आई डोंट नो कितना हेल्पफुल होगा. बट सिंस यू हैव आस्क्ड तो मैं हल्का सा कुछ बताता हूँ. जैसे इन्फेंट्री का जो रोल है, सो आइदर आपके पास दुश्मन आ रहा है आपको अटैक करने, या आप जा रहे हो दुश्मन को अटैक करने. ठीक है, उसमें आपको पता होता है दुश्मन कैसा है, तो विद अ सेट रूटीन कि हम इतने डिस्टेंस पे ये वाले आर्म्स यूज करेंगे, इतने डिस्टेंस पे ये आर्म्स यूज करेंगे, हम फिर क्लोज में चले जाएंगे तो सीक्यूबी में हम क्या यूज करेंगे. सो उस टाइप से प्लान होता है कि लाइक देयर इज अ फायर प्लान, ओके, देयर इज अ मूवमेंट प्लान. ओके, आप नॉर्मली दुश्मन को कॉर्डन नहीं करते हो, आप एनसर्कल नहीं करते हो दुश्मन को. बट व्हेन इट कम टू टेररिज्म, यहाँ पे गेम इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, वो टेररिस्ट है, वो मैक्सिमम आपको कैजुअलिटी डालना चाहता है, आप उसके ऊपर मैक्सिमम कैजुअलिटी डालना चाहते हो. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आई डोंट नो कितना बताना चाहिए पॉडकास्ट पे, बट टेररिस्ट के साथ आपका सीधा राष्ट्र राइफल्स में सीधी कहानी है. आप फायर करते हो स्मॉल आर्म्स से, आप स्मॉल आर्म्स यूज करते हो बिकॉज यू डोंट वांट टू कॉज मोर कोलेटरल डैमेज. ठीक है, तो जनरली हमारे पास AK-47, AK-56, VZ इस टाइप के वेपन्स हम यूज करते हैं जनरली, अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ स्पेसिफिक टास्क.
ठीक है, और फिर थोड़ा बहुत ग्रेनेड्स वगैरह का हम यूज करते हैं, एक दो माइंस हम यूज करते हैं, एंटी पर्सनल माइंस, उसके अलावा ज्यादा हैवी वेपन इक्विपमेंट हम यूज नहीं करते। एंड इट इज स्ट्रेट, जैसे दुश्मन है वो जो टेररिस्ट है वो हमें मारने आया, हम उसको मार रहे हैं, इट्स सिंपल। सो आदमी को मारना है उतना ही रिक्वायरमेंट होता है, बट इन्फेंट्री बटालियन हो सकता है ब्रिज उड़ाए, बिल्डिंग गिराए, तो वो सारे काम राष्ट्रीय राइफल्स लिमिटेड स्कोप में करता है। तो ये वाले इन चीजों का डिफरेंस रहता है। तो हमें क्या है, वो आदमी को ठोकना है, सामने टेररिस्ट आया, उसने फायर किया, आपने फायर किया, खत्म, साले को मारो, कर निकलो यहाँ से। Sir, what I wanted when I say that drills का मतलब, there are many drills like house clearance and all. मुझे How to? house clearance. You Okay, surrounded the okay. terrorist of the basically sir. What I meant is, if you see any army movies, मुझे army movies ना, there is a terrorist hideout होता है घर में, go नाकाबंदी करता है पूरा घर को. There is one colonel साहब और मेजर साहब say that, for example, let me take the terrorist का नाम है इंडिया. इंडिया में कर्नल बात कर रहा हूँ इंडियन आर्मी से, बड़ा सरेंडर करो और तुम छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ होता है रियल में? ओके ओके, सो पहले हाउस क्लियरेंस का बताता हूँ। हाउस क्लियरेंस बेसिकली क्या होता है कि कहीं टेररिस्ट आके किसी घर में घुसे हुए हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिला, आप इंफॉर्मेशन के साथ गए, आपने अपनी टीम्स लगाए, उस हाउस को आपने कॉर्डन कर लिया, ठीक है। अभी क्या है, इट्स लाइक कैचिंग अ रैट, वो चूहे को पकड़ के मारना होता है ना, तो चूहा भागना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आप उसको कॉर्डन कर लो। कॉर्डन करने के बाद अगर टेररिस्ट ने फायर कर दिया, वेरी गुड, देन वी फायर अपॉन हिम, ठीक है। अब वो फायर फाइट चली, फायर फाइट के बाद हमें पता नहीं अभी वो टेररिस्ट जिंदा है कि मर गया। कई बार क्या होता है, फायर फाइट चल रही है, वो टेररिस्ट थक गए, थक के जाके वो दीवार के पीछे बैठ गया। अब आप स्मॉल आर्म से फायर कर रहे हो, जैसे मैंने बताया ना, मोस्टली राष्ट्रीय राइफल्स में हम स्मॉल आर्म से फायर करते हैं, AK-47 वगैरह, तो वो दीवार को तो तोड़ेगा नहीं, राइट। और आप Can you please tell the difference between what is that small arms का मतलब? Because people will not understand small arms का ओके मतलब ओके क्या? ओके, सो स्मॉल आर्म्स एंड हैवी आर्म्स दो होते हैं, ठीक है। स्मॉल आर्म्स होता है जो पर्सनल वेपन होता है, जैसे आपका पिस्टल हो गया, राइफल हो गया, तो ये स्मॉल आर्म्स होते हैं, हम इनको स्मॉल आर्म मानते हैं। AK-47 वगैरह, दीज आर ऑल स्मॉल आर्म्स, ठीक है। टेवॉर होगी, किसी के पास कोई और राइफल होगी, किसी के पास इंसास लेके चल रहा है, व्हाटएवर। सो ये जो राइफल पिस्टल है, ये सब स्मॉल आर्म्स है। हैवी हो जाता है मशीन गन्स, ओके, MMGs यूज कर रहे हो आप, हैवी मशीन गन्स यूज कर रहे हो, आर्टिलरी यूज कर रहे हो, तो ये फिर उसका कैलिबर बढ़ता जाता है। तो जितना बड़ा बुलेट उतना स्मॉल या हैवी आर्म। आर्म मींस द वेपन यू आर कैरिंग, Yes. सो AK-47 इज अ स्मॉल आर्म। Okay. Yes. Continue sir. ओके, सो जब आप AK-47 से मारोगे तो वो दीवार को तो तोड़ेगा नहीं, ठीक है। अभी क्या करते हो आप, उसके बाद आप वो घर को अगर कोलेटरल डैमेज नहीं करना चाहते, अगर आप डैमेज करना चाहते हो तो ठीक है, हम रॉकेट लॉन्चर वगैरह मारेंगे, हम उड़ा देंगे साले को, ठीक है। बट क्योंकि अपने देश में लड़ाई है ना, कश्मीर इज आवर ओन, सो वी डोंट वांट टू क्रिएट टू मच ऑफ कोलेटरल डैमेज, तो फिर उस केस में हम कई बार हाउस क्लियरेंस को यूज करते हैं। अब ना हाउस क्लियरेंस क्या है कि आप फॉर एग्जांपल दिन में आप कर रहे हो ये, आप रात में हाउस क्लियरेंस कभी नहीं करना चाहोगे, बिकॉज इट्स टोटली डार्क, सो मे बी थोड़ा सा लाइट हो, ऐसे में आप जाओगे, तो बाहर बहुत सारा लाइट है, सो योर प्यूपिल आर, वो बोलते हैं ना, प्यूपिल बड़े हो जाते हैं आंखों के, एंड देन सडनली यू एंटर द हाउस। वो टेररिस्ट अगर वहां पे है तो वो प्रिपेयर्ड है कि मैं आऊंगा। अब मैं आऊंगा तो कहां से आऊंगा, दरवाजे से या खिड़की से, राइट। तो वो वहां पे पहले से वेपन लेके तैयार बैठा होगा कि जैसे ही मैं घुसूंगा मेरे ऊपर बस्ट मारेगा, ओके। तो मैं अंदर जा रहा हूं एंड मैं बाहर से लाइट से गया, अंदर गया, तो वहां इट्स डार्क, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए माय विजिबिलिटी विल बी वेरी लो, आई कैन सी वेरी लेस। पर जो बंदा अंदर बैठा है टेररिस्ट, ही कैन सी मी वेरी क्लियरली, राइट। एंड जैसे ही मैं एंटर करता हूं, दिस गाय इज गोइंग टू फायर अपॉन मी। सो इट इज बिलीव्ड एंड हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जो पहले दो लोग अंदर जाते हैं ना बड़ी पेयर, अगर टेररिस्ट अंदर है और वो रेडी बैठा हुआ है, सो वो दोनों कभी वापस नहीं आते इंटैक्ट, सो वन ऑफ देम इज ऑलवेज शॉट। सो इनफैक्ट एक बार तो हाउस क्लियरेंस में यू विल नॉट बिलीव, हमारी जो इंडियन आर्मी है ना, वो बहुत गजब की ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा एक बडी होता था राष्ट्रीय राइफल्स में, और हम एक घर को सर्च कर रहे थे, तो जब सर्च करने के लिए गए, सो इट्स लाइक लाइन से ना, अंदर घर के अंदर रूम्स बने हुए थे,
तो जो सबसे लास्ट वाला रूम था उसमें एक टेररिस्ट था एंड हम उस पे गए, हमें पूरी खबर थी। तो मैं और मेरा बडी अंदर जा रहे थे, तो मैं लीड कर रहा था, मेरा बडी मेरे पीछे था। सो मैं नॉर्मली कोशिश करता था कि जब हम हाउस क्लियरेंस वगैरह कर रहे हैं या ऐसी कोई रिस्की सिचुएशन है तो मैं आगे चलूं, मेरा बडी पीछे रखता था मैं। अदरवाइज नॉर्मल रेगुलर पेट्रोल पे तो मेरा बडी आगे चलेगा मेरे, पर उस टाइम पे मैं पीछे रखता था। मैं कहता आई विल बी द स्काउट वन, सबसे आगे मैं चलूंगा। तो मैं उस घर में था, मैंने वेपन पकड़ा हुआ अपना हाथ में, आई एम इन अ रेडी पोजीशन। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट रूम क्लियर किया एंड सेकंड रूम की तरफ मूव किए, तो अंदर से आवाज आई AK-47 कॉक करने की। जैसे आप राइफल को कॉक करते हो ना बिफोर यू फायर, आप कॉक करते हो, फायर करते हो, एग्जैक्टली तो वो कॉक करने की आवाज होती है। तो जैसे ही कॉक करने की आवाज हुई, आई वॉज लाइक मैं एकदम से मूव करना चाहता हूँ, आई एम रेडी टू फायर। ठीक है, जैसे ही मैं अंदर दरवाजे पे पैर रख रहा हूं ना, तो मेरे बडी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पीछे किया और वो खुद अंदर चला गया। एंड वो टेररिस्ट उसने 1-2 राउंड फायर किया एंड कूदा पीछे खिड़की से और कूद के भाग गया। सो लकीली बडी के लगी नहीं, बट उस दिन रियलाइज हुआ कि यू नो व्हाट यू अर्न इन इंडियन आर्मी। कौन जाएगा यार, आपको पता है मैं जाते के अंदर घुसते ही मर जाऊंगा, तो कौन जाएगा? वो मेरा बडी मेरे को रोकता है और वो खुद अंदर चला जाता है। मतलब दिस इज द लेवल ऑफ कमराडरी दैट वी हैव बिटवीन, नॉट जस्ट बिटवीन ऑफिसर्स बट ऑफिसर और जवान के बीच में भी हमारा इतना मतलब बोलते हैं ना ब्रदरहुड है कि वो एक दूसरे के लिए हम मरने को तैयार है। मतलब वी डोंट केयर। गोली आएगी। उस लड़के से मैंने पूछा बाद में, मैंने कहा यार तूने क्या किया? मैं पूरा मेंटली प्रिपेयर था, अंदर गुस्से में जा रहा हूं, तूने मुझे पीछे क्यों किया? बोलता है एंड हिज वर्ड्स वर, बोलता है साहब मेरे होते हुए आपको गोली कैसे लग जाएगी? वाह। सो हमारा बॉन्ड इस तरीके का रहता है। सो मतलब वो आता है कि एंड जितना आप टफ सिचुएशन में जाते हो ना, उतना ही लोगों का ट्रू कलर दिखता है। एंड इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर आपका जवान आपको अंदर तक जानता है आप क्या हो क्या नहीं हो। दे नो यू इनसाइड आउट। तो हाउस क्लियरेंस वगैरह मतलब इट्स वेरी टफ, लेकिन वहां पे ऐसी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं दैट आप पूरी जिंदगी याद रखते हो। Sir, I think that is the difference between the friendships and brotherhood in Indian Army and outside. Because what you said is, हर आदमी अंदर तक जानता है इनमें. But in the corporate world and outside world, so I feel that the friendship or brotherhood so artificial है. आप लोग 10 बजे के बाद आदमी को देखता है, 5 बजे के बाद उसको नहीं देखता है. In outside world, but in army, you get up with him, drink with him, run with him, fall with him, to again you do it in a team that वो बोलता है ना सर कितना सिचुएशन टफ होता है, इतना बॉन्डिंग बनता है बंदा का. So as you now are working in corporate world also outside, तो आपको क्या differences लगता है इधर relationships के बारे में? इधर in corporate world also the relation between the subordinate people working in the company is very much important for the organization to develop in a good way. So what differences or what commonalities do you find in this relationship between the people in army and outside in corporate? Okay, so this is a actually very good question. So आर्मी में इट्स लाइक एज यू सेड है ना कि हम लोग साथ में हैं, क्योंकि द एम इज टोटली क्लियर. एम इज वी हैव टू अचीव सक्सेस, नॉट बिकॉज वील गेट इंक्रीमेंट, नॉट बिकॉज वील गेट प्रमोशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, एक्सेप्ट दैट द ओनली वे टू डू इट इज टू बी सक्सेसफुल. यू आपको जाना है, दुश्मन सामने खड़ा है, उसको ठोक के आना है, तो जाना है ठोकना है, यही काम है, राइट? कॉर्पोरेट में कहानी डिफरेंट है. कॉर्पोरेट में आपको प्रमोशन भी चाहिए, आपको सैलरी हाइक भी चाहिए, आपको इंक्रीमेंट भी चाहिए, आपको छुट्टी भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, एंड यू शुड लुक गुड, है ना? टफ नहीं बोलना है किसी को, गाली नहीं देना है किसी को, डंडा नहीं मारना है किसी को. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं कॉर्पोरेट में, मेरे साथ एक थे, मैं भी मैनेजर था कहीं पे, और मेरे साथ एक दूसरे थे. तो ऐसी बात चल रही थी एंड हम ये डिस्कस करने लगे कि आदमी को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे काम कराएं. तो मैंने उसको बात चली, तो बोलता है, मैंने कहा अगर नहीं कर रहा काम तो क्या करोगे आप? आपका सबऑर्डिनेट काम नहीं कर रहा तो क्या करोगे? तो उसने बोला मैं उसको फायर कर दूंगा. मैं कहा वेरी गुड, अगर आप फायर नहीं कर सकते तो क्या करोगे आप? एंड उसके पास कोई आंसर नहीं था. एंड इंडियन आर्मी के अंदर द कॉर्पोरेट वाला,
एंड इंडियन आर्मी के अंदर आप किसी को फायर करते ही नहीं हो, आप उसको ट्रेन करते हो, आप उसको एजुकेट करते हो, आप उसको ग्रूम करते हो, आप उसको तैयार करते हो, आप उसको फिट करते हो। एंड वो उसके बाद आपको ऐसे, मैं बता रहा हूं, हर इंसान के अंदर ह्यूमन बॉडी हैज नो लिमिट्स। अगर आप मेंटली टफ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने ये देखा कि ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई सोचता था कि ये काम नहीं कर सकता, वो ऐसे ऐसे गजब के रिजल्ट्स लेके आते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं, प्रोवाइडेड आप पहले प्रूव करो कि आप इस लायक हो। यू हैव टू प्रूव योर लीडरशिप फर्स्ट। अगर आप इस लायक हो ही नहीं कि कोई आपको फॉलो करे, तो कैसे करेंगे? आप डराकर कुछ टाइम तक काम करा सकते हो। इसीलिए कॉर्पोरेट के अंदर देयर इज अ वेरी हाई टर्नओवर। बंदे आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया कि लोग बोलते हैं 2 साल से पहले किसी कंपनी को मत छोड़ो, इंप्रेशन खराब जाता है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप उठा के देखो 2 साल के बाद इमीडिएटली कितने सारे लोग जॉब छोड़ते हैं। उनके टेन्योर्स आपको मिलेंगे 2 years, 2 years, 2 years। सो द रीजन है लीडरशिप। But what I see is, जो bonding बनता है ना बाहर, it will be like temporary because there is an expectation from each other. Because may I say, if I be expert in front of Major Ravindra Sabri sir, I will get benefit from Ravindra Sabri sir. ये नहीं है फौज में। राइट। उसका एक रीजन ये भी है ना कि कॉर्पोरेट में, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपके मैनेजर को आपका नाम पता होगा, शायद आपका एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड पता होगा, पर उसको ये नहीं पता होगा कि आपकी बीवी का क्या नाम है, आपके डैडी का क्या नाम है, आपके भाई को क्या प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में क्या सिचुएशन है, आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई तो नहीं हो गई है, आपका कोई किसी का डिवोर्स तो नहीं चल रहा है, उसको नहीं पता। और वो बोलता है आई डोंट केयर। लेकिन फौज में ऐसा नहीं होता। फौज में मेरा जवान, मेरा ऑफिसर, वो मेरा भाई है, और भाई है तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, आई शुड नो दैट प्रॉब्लम। अभी ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि इन इंडियन आर्मी हम बोलते हैं कि वी लीड बाय एग्जाम्पल। इसका मतलब है मैं अपने जवान के साथ चलता हूं, मैं अपने जवान के साथ जाके दुश्मन से लड़ता हूं। मेरा जवान गोली चलाता है, मैं गोली चलाता हूं। मेरा जवान जैसा खाना खाता है, मैं उसके साथ वो खाता हूं। मैं उसके साथ रहता हूं जंगल में, उसके साथ मैं भी पिट्ठू उठा के जा रहा हूं। राइट। तो वो, इसलिए वो बॉन्ड मेरा डेवलप होता है। मैं उससे बातें करता हूं, उससे पूछता हूं, ठीक है, मैं उसकी प्रॉब्लम्स को सुनता हूं। एंड कॉर्पोरेट में मैं बोलता हूं आपको प्रॉब्लम है, सो सॉरी अबाउट इट, पर ऐसा काम करके दो पहले। तो एक जो ह्यूमन नेचर है ना, वो कहीं मिस हो जाता है। हर चीज का इलाज पैसा नहीं होता। यस। और अनफॉर्चुनेटली काफी जगह, सब तो नहीं, पर कॉर्पोरेट में काफी जगह जो मैं जितना जानता हूं कि वो हर चीज में पैसा ले आते हैं। आप पूरी रात को काम करो, मैं आपको इंक्रीमेंट दूंगा, ठीक है, बोनस मिलेगा साल के एंड में। मुझे थंबनेल मिला सर, मुझे ये पॉडकास्ट का थंबनेल मिला। हर चीज का इलाज पैसा नहीं होता। ठीक है सर, as you're there, कभी, it's my personal question, when you left army and then you came to corporate, were you in initial periods कुछ फौजी का भाषा नहीं आता था बाद में कॉर्पोरेट में? I know. फौजी का So, फौजी का भाषा होता है ना? I You know. know what I mean? You know what I I mean? know. बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है। एंड एक बार मैं अपने बॉस से कुछ बात कर रहा था, एंड बॉस ने कुछ कुछ टास्क दिया, एंड मैं नया नया मैनेजर था कॉर्पोरेट में, फर्स्ट टाइम, तो अपना वो डीलिंग अलग होती है। तो मैं अपने आप को कोशिश कर रहा था कि मैं जितना सॉफ्ट हो सकता हूँ, जितना सॉफ्ट स्पोकन, जितना, मतलब आई वाज ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ, ठीक है, जो मैं नहीं हूँ। तो बात चली, मेरे मेरा सबॉर्डिनेट था, उसको काम करना था, एंड मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे को बुलाया, एंड उस टाइम मैं मैनेजर था। मेरे को बोला कि, मतलब इन हिज वर्ड्स के, चौधरी यार ये तेरा बंदा है, ये कॉल नहीं उठाता मेरा। तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। मैंने कहा कि कॉल क्यों नहीं उठाया, मैं पूछता हूँ। तो मैंने उससे पूछा बंदे से, तो वो बोला कि सर मैं रात को 12 बजे तक काम कर रहा था, एंड वीपी ने रात को 2 बजे मुझे कॉल किया, मेरा फोन साइलेंट पे था, आई केप्ट स्लीपिंग। मैंने सुबह देखा तो कॉल बैक किया। तो मैं अपने वीपी से बात कर रहा था, तो वीपी बोला कि नहीं नहीं वो ऐसे कर रहा है, वही कर रहा है। मैंने कहा सर बॉस, मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा बॉस ये ना रात को 12 बजे तक ही वाज ऑलरेडी वर्किंग,
अब भाई कुछ देर तो सोएगा ना आदमी, तो बोलता है कि पर मेरा फोन था, उसको उठाना चाहिए था। मैंने कहा बात सही है, मैंने 2-3 बार बोला उसको, तो बोलता नहीं नहीं उसको फायर करो। एंड मेरे मुंह से निकला चूतिया है क्या। तो उसके बाद मुझे लगा उसको फायर करूं या मैं फायर हो जाऊं। बट समहाउ आई मैनेज। पर ऐसा होता है, एंड ये ना ये होता है, आपको एक आदत होती है ना टास्क देने की। जैसे मुझे बहुत टाइम लगा कॉर्पोरेट में ये समझने में कि वो आदमी को मैं एक्स्ट्रा टाइम जो काम बोल रहा हूँ है ना ओवर टाइम का, वो नहीं करना चाहिए उसको, उससे क्यों करवाऊं। सो एक ह्यूमन अप्रोच है, वो भी मिसिंग है। और मैं बता रहा हूँ कॉर्पोरेट में स्टेक पे क्या होता है, मेरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, राइट, मेरे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, मेरा क्यूए टेस्टिंग में थोड़ा लेट हो जाएगा, दैट इज ऑल गोइंग टू हैपन। एंड अगर आपने अपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर वो क्वेश्चन नहीं रखा, थोड़ा बहुत है ना स्पिल ओवर का, तो आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग ठीक नहीं है। भाई कोई आदमी बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट, उसके लिए आपने क्वेश्चन रखा नहीं, एंड उसके बाद आप लोगों पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हो, राइट। और अभी ये स्क्रम वाला और ड्रामा चल गया है, राइट, एजाइल स्क्रम एंड ऑल दैट स्टफ, राइट, तो आप उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हो। अरे ह्यूमैनिटेरियन कंटेंट भी तो लाओ, वो इंसान है यार। एंड क्या होगा, 2 दिन प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा ना, कुछ नहीं होता यार। हमने वो सीखा है, हमारी गलती से आदमी मरता है। सो वी वर सो केयरफुल, हम केयरफुल रहना है। हमारे तो प्रोजेक्ट प्लानिंग वो होती है कि यार आदमी मर जाएगा अगर गलती होगी तो। वही बात है ना सर, मुझे वही लगता है ये कॉर्पोरेट दुनिया में बोलता है ना, बॉस ये 2 दिन लेट होता है तो बॉस ऐसा करता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। मैं हमेशा बोलता था, अरे भाई जान तो नहीं जाता ना, जान तो और नहीं क्या, जा रहा ना। जब तो आप ह्यूमन एलिमेंट ले आओगे ना, जब आप ह्यूमन एलिमेंट बीच में लेके आ जाओगे, आपके प्रोजेक्ट टाइम पे होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कॉर्पोरेट का भी। एंड थोड़े टाइम के बाद ना मैं अपना बैक टू माय नेचुरल्स, ठीक है, मेजर साहब इज बैक, ठीक है, ऑल दो इन कॉर्पोरेट। सो मेरी टीम को मैं बोलता था, मेरी टीम ने मेरे लिए, मैं आई कैन नेम दोज गाइस, मुझे पता है मेरे से अभी भी टच में है, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। बंदों ने पूरे वीकेंड पे मेरे लिए काम किया है। एक लड़के ने अपना हनीमून छोड़ के मेरे लिए पूरे वीकेंड पे काम किया है, हनीमून छोड़ के। एंड मैंने उसे क्या दिया, कुछ भी नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ, सैलरी तो उसको वही मिल रही है ना। मुझे मुझे ये डेडिकेशन वाला बंदा चाहिए मेरे कंपनी में। हनीमून से मुझे फर्क काम मैं करवाना शेयर करूंगा, मेरे पास है, वेरी नाइस गाइस। है। ओके ओके सर। सर आई वांट टू ह्यूमैनिटेरियन का बात कर रहा है ना, आई वांट टू जस्ट, आई थिंक यू माइट बी नोइंग दिस, आई वांट टू जस्ट शेयर एक्सपीरियंस ऑफ रतन टाटा इसलिए अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। रतन टाटा, क्या एक बार फिर से बोलो। रतन टाटा जी है ना, हाँ हाँ। वो इसलिए इतना बड़ा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है बिकॉज इसका ह्यूमैनिटेरियन कंटेंट है ना, इट्स टू द नेक्स्ट लेवल। आपको एक मैं कहानी सुना, आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी। ही वाज कॉल्ड बाय द प्रिंस ऑफ ब्रिटेन फॉर अ सेरेमनी to राइट। honor him. And the whole media, words media was behind Ratan Tata. Words media, Ratan Tata, and he was, I have forgotten the gentleman's name. He was assigned a gentleman to coordinate with Britain's presidency. Uh, रतन टाटा agreed it. ठीक है, रतन टाटा मान लो कल आपका सेरेमनी है, रतन टाटा आज दिन कॉल करता है प्रेसिडेंसी को, मुझे नहीं आना है, आई एम नॉट कमिंग, आई कांट कम। तो सारे दुनिया है इतना, the news has went all around the world. People are like, how is saying that he can't come now? इसका रीजन क्या है? रीजन तो इतना मजबूर होना चाहिए ना, because you are rejecting the Prince Britain's order. रतन टाटा सिंपल आंसर देता है, you know what was the reason? व्हाट। What was the reason? His two dogs were not in. His two dogs were they were corrupt. They were not in a good state. ये कॉल करके बोलता है, भाई साहब मेरा तो कुत्ता है ना घर पे, दे आर वेरी इल एंड दे नीड्स मी। उसको humanitarian content, the reason what he gave is very beautiful, sir. That actually has motivated me and that has made me to think in a different aspect. You know what? He says that, yes, I can get you a medal. I will come and I'll get you a medal.
वापस when I come to घर, when I come to home, these two chaps are waiting for me. These two chaps are waiting for me. These two chaps, they are least carried about. You are coming from Britain presidency, कुछ भी नहीं है. You came home, they are happy. So this is a very good learning, okay? This is a very good learning. Ultimately यार देखो, आप अपनी टीम के पास आते हो, ठीक है? कॉर्पोरेट में भी यार आप 10-10 घंटे काम कर रहे हो, एंड आर्मी में तो 24/7 आप काम कर रहे हो. तो आपकी जो टीम है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप मुझे आज अवार्ड दे रहे हो किसी काम के लिए, लेकिन कल सुबह भी तो मुझे वो काम करना है. तो मैं एक अवार्ड के लिए, या मैं ये नहीं बोल रहा ठीक है वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है एंड बड़ी मुश्किल से इस टाइप की चीजें मिलती हैं, पर यार अल्टीमेटली ट्रू टू योरसेल्फ तो आपके अपनी टीम है. After that, I think he got it, but he could not attend the ceremony. हाँ, बिकॉज देखो अल्टीमेटली क्या है ना, पहले अपनी टीम का ध्यान रखो. उनके पास डॉग थे जो उनके घर पे रहते थे, सो यू हैव टू हैव दैट अटैचमेंट. ये अटैचमेंट समहाउ मुझे लगता है कॉर्पोरेट में थोड़ा मिसिंग है. जिस दिन वो चीज डेवलप हो जाए ना. Why it is missing? सॉरी, Why it is missing? व्हाई इट इज मिसिंग? because you know we start working like robots. अब रोबोट तो मशीन होता है ना, मशीन डज नॉट हैव अ ब्रेन, एआई होता है बस, which is what we code. हमने जो एल्गोरिथम लिखा, ठीक है, जो हमने लैंग्वेज मॉडल्स बनाए, चैट जीपीटी वैसे ही आंसर करेगी, राइट? Yes. सो ह्यूमन बनो. ह्यूमन हैज अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज. आउटकम्स कुछ भी निकल सकता है ह्यूमन बॉडी से, राइट? तो जब तक आप ह्यूमन की तरह सोचना नहीं शुरू करोगे ना, तब तक नहीं होगा. Sir, now coming back to your RR tenure. Coming back to your RR tenure, you said me कुछ drills होता है ना, home कुछ के, what is that? House clearance. What? हाउस क्लियरेंस तो अभी बात किया ना हमने. Yeah. That is what I was saying. When the drills call as house clearance and all. So what you were saying was relating is her घर is different in a city. Every house is different. But how, in what assurance you go there? So what is your planning to that house? Before going and entering to that ilaka or ghar, you should have the blueprint of that house. That is why in Taj Mahal when it was attacked, things took time because they did not, NST people did not have a blueprint at first of the Taj Hotel, and they were not know where to go, exit किधर है, entry किधर है, किस जगह में room है, किस जगह में emergency exit है, that they were not knowing. Coming to the fact that when you enter the militant house, how will you assure or how will you guess that ये घर ऐसा structure है? ओके, सो इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि ताज होटल वो तो पूरा एक सिटी है अंदर से, ठीक है? मैंने देखा है, मैं अंदर गया हूँ बॉम्बे ताज में, वो पूरा सिटी है. उसमें आई डोंट नो थाउजेंड्स ऑफ रूम्स हैं उसके अंदर, है ना? कहीं पे स्विमिंग पूल है, कहीं पे रेस्टोरेंट है, कहीं पे कुछ है. तो उसमें ये बहुत टिपिकल हो जाता है. और अगर इतना टिपिकल नहीं होता तो संदीप सर जैसे एक फाइटर की डेथ नहीं होती वहां पे, एक वॉरियर की लाइफ का लॉस नहीं होता. संदीप सर मेरे एनडीए के सीनियर हैं थे, एंड ही मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस वहां पे. सो और मतलब वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज हो गई, ठीक है? मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बात हो रही है कि छोटे टाउन में, गांव में जो घर होते हैं, तो वो आप देखोगे इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी में, वो घरों का जो डिजाइन होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. किसी में एक रूम इधर लेफ्ट होगा, राइट होगा. सो जनरली आपको वो आइडिया रहता है कि अगर वो कितना बड़ा घर है, तो आपको उससे आइडिया रहता है. बट इन एनी केस जो ड्रिल प्रोसीजर है वो सेम है. तो ताज होटल में भी आप जाओगे तो जो संदीप सर वगैरह कर रहे थे, वो लोग भी रूम बाय रूम आप क्लियर करते हुए जाते हो. एक फ्लोर क्लियर किया, फिर दूसरा फ्लोर किया. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये छोटे घर होंगे, एंड इसमें आप हेलीकॉप्टर से स्लेदर करके नहीं उतर रहे हो, आप नीचे से घर में घुस रहे हो. सो यू आर एट फुल डेंजर, क्योंकि वो टेररिस्ट तैयार बैठा होगा, इंजर्ड होगा, और वो मरते मरते आपको मारना चाहता है. सोल एम, ठीक है? तो जो ताज होटल में हुआ वो भी था, पर वो बहुत बड़े स्केल पे था ताज होटल में. हम जो कर रहे हैं ये छोटे स्केल पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं और मेरा बडी, हम 2 लोग एंटर कर रहे हैं.
वहां पे आप पूरी एक कमांडो की पूरी एक रोप को, एक टीम को आप लॉन्च कर रहे हो, वो पूरी एक टीम एक साथ जा रही है। सो उस चीज में बहुत डिफरेंस आ जाता है, राइट। पर रिस्क दोनों में है, बहुत ज्यादा रिस्क है। सर मेरा क्वेश्चन था, बट हाउ विल यू प्रैक्टिस फॉर दिस? तो स्टिमुलेशन होता है यूनिट में, घर का स्टिमुलेशन होता है? ओके, सो इसका मैंने आपको बताया था कि जब भी हम काउंटर टेररिज्म में जाते हैं वापस, तो हमारी एक रिफ्रेशर टाइप की एक ट्रेनिंग चलती है। ठीक है। उसके अंदर उसके अंदर आप ये हाउस क्लियरेंस की प्रैक्टिस करते हो, सारी चीजों की हम प्रैक्टिस करते हैं। हाइड आउट्स को ढूंढना है, टेररिस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सोर्स इंफॉर्मेशन पे कैसे काम करना है, हाउस क्लियरेंस कैसे करना है। एंड काफी लोग इसकी बातें नहीं करते कि जो सेम वेपन आप दिल्ली में या बेंगलोर में या पुणे में यूज करोगे, जब आप उसको कश्मीर लेके जाते हो हाई ऑल्टीट्यूड में, तो आपको उसको फिर से फिट करना पड़ता है। उसका एम वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है, उसको आप रिकैलिब्रेट करते हो, आप फिर उससे फायर करके प्रैक्टिस करते हो। सो एवरीथिंग यू आर डूइंग, एंड शुरू का पहला 1-2 महीना तो आप पूरा प्रैक्टिस में निकालते हो, यू आर गेटिंग रेडी। तो सब कुछ रिफ्रेश हो जाए, बहुत आपके रिफ्लेक्सेस शार्प हो जाए, एंड आप फिर से रेडी हो गए कि हाँ अभी चलो, अभी लाओ किधर से आ रहे साले। सो दैट काइंड। Sir, I want to just know, when you in the RR battalion, when you are in the RR battalion, were you given a chance to interrogate any terrorist or militant? यस यस, अ नंबर ऑफ टाइम्स। हमारा एक्चुअली हमारी जो आरआर बटालियन थी, पूरे 3 साल में जब वहां पे था, तीनों साल में हम बेस्ट बटालियन थे। हमने सबसे ज्यादा ठोके हुए थे वैली में, और हमें यूनिट साइटेशन वगैरह भी मिला था, जो अवार्ड होता है बटालियन को, कंसोलिडेटेड। इनफैक्ट 2012 का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला था, वो भी मेरे यूनिट ऑफिसर को मिला था। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड No, ये सब 21 आ रहा, right? बहुत वो किया, राइट। ये सब 21 आ रहा, 24, 24 आ रहा, ठीक है। यस। Now sir, now tell me कुछ stories होता है ना interrogation का. If you can share any one interrogation story, it will be very good. Okay, मुझे because so why I'll tell you. I know few interrogation stories. बहुत मजा आता है सर. Audience also So, listen that. एक्चुअली इंटेरोगेशन थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट काम होता है ये। सो यू शुड नो कि कितना फोर्स लगाना है, ठीक है। और कुछ चीजें तो इंटेरोगेशन की आम जनता को नहीं पता हो तो अच्छा होता है, बट आई कैन टेल यू, जो मूवीज में आपने देखा होगा ना, पुलिस बोलती है इसको 3rd डिग्री दो। तो आर्मी जब इंटेरोगेशन अगर कोई करता है, तो वो डिग्रीज पीछे रह जाती हैं, हम डिग्रीज के बियॉन्ड बात करते हैं। एंड जो टेररिस्ट हैं या ओजीडब्ल्यूज हैं, वो तोते की तरह बोलते हैं। मतलब यू नो, तोता है, आवाज करता रहता है, टेंट है, वो ऐसे बोलता है। मतलब यू डोंट हैव टू आस्क क्वेश्चंस, वो आंसर देता है अपने आप। बोलता है सर बताओ, जो पूछना है पूछो, वो सब कुछ बताता है। एंड बट हाँ, ये रिस्की होता है, थोड़ा सा बड़ा केयरफुल रहना होता है। तो पर हाँ, सब होता है। कुछ गवर्नमेंट जैसे मिलिटेंट्स भी होता है, दे आर लाइक सर, बिकॉज सर व्हाट आई फील इज हर एक मिलिटेंट एजेंसी है ना, दे आर आल्सो एज गुड ट्रेन्ड एज आर इंडियन आर्मी, एज गुड ट्रेन्ड एज आर इंडियन आर्मी। एंड आल्सो उन लोगों को पता है इफ वी आर गेट कॉट वो हो सकता है, बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ओके सी, मरने के लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता, मौत हमेशा सरप्राइज की तरह आती है। एंड टेररिस्ट जो आ रहा है वो वेल ट्रेंड है, बहुत अच्छे से ट्रेंड है, बट दे आर नॉट एज गुड एज अस। हम रेगुलर सोल्जर है ना, एंड देन हमें एक मॉरल एसिडेंसी है, हम मॉरली करेक्ट हैं, क्योंकि हम अपनी जमीन को, अपने घर को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। वो हमारे घर में घुस के आ रहा है, वो हमारे ऊपर लड़ाई करने आ रहा है, राइट। वो समझ गया मैं, जो व्हाट इज माय, दैट आई अंडरस्टैंड, वो आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज माय पॉइंट इज militant this about this interrogations and all about this कुछ, so what you people do in interrogation, militant also knows this, but what is my question is whether they are prepared before coming to this, like 3rd degree 4th degree कुछ डिग्री होता है ना, whether they are already practiced that before coming or what? यार उसकी प्रैक्टिस हो नहीं सकती, ठीक है, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। वो मेंटली सोच के आता होगा, ठीक है, वो तो ये सोच के आएगा ना कि मैं उसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा, वो मुझे मार देगा, राइट, या मैं उसको मार दूंगा।
पर कभी कभी क्या होता है, उनकी किस्मत खराब होती है, वो पकड़े जाते हैं। फिर पकड़े जाते हैं तो फिर उनका इंटेरोगेशन होता है, और आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। एंड एक एक टेररिस्ट को आप इंटेरोगेट करो, और दूसरा अगर साइड में बैठा हुआ है ना, तो उसको तो आपको टच भी नहीं करना है। आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, वो पहले आंसर करता है, बिल्कुल जैसे टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन करते हैं, वो वैसे आंसर करता है। जस्ट कि उसको जो आवाज सुनाई दे रही होती है ना साइड से, कि पहले वाले को हम लेके गए तो क्या आवाज आ रही थी, वो आवाज सुन के वो बता देता है। आई हैव सीन वो ना दूसरे बंदे के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसकी आवाज सुन के ये वाला बंदा दूसरे रूम में बैठा हुआ है, वो सुसु कर गया पैंट में। जब मैं उसके पास पहुंचा, मेरे स्लीव्स रोल्ड अप थे, एंड मेरे साथ और भी लोग थे जो भी जो बेसिकली पुलिस और आर्मी मिलके करते हैं ये जॉइंट इंटरोगेशन। तो मेरे साथ एक पुलिस के ऑफिसर भी थे और मैं था। जब हम दोनों वहां पहुंचे तो वो ऑलरेडी सुसु कर चुका था, एंड हमें देख के एंड वो ना शिवर कर रहा था, कांप रहा था, एंड बोलता है कि साहब जो पूछोगे मैं बताऊंगा, मुझे मारना मत, मैं जो पूछोगे मैं बताऊंगा। एंड वी सेड कि हम कहाँ तेरे को मारेंगे यार, तू बता। एंड सब कुछ बताया फिर उसने। Okay. Sir, what if for interrogation for people if a person dies? नहीं, कैसे, फिर से बोलो। What if in interrogation, in the process of interrogation, if a person dies, कुछ पर्सन डाइज, और हाँ, नहीं, ये तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अगर पर्सन डाइज, ठीक है, सो अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास वो पर्सन था मेरी कस्टडी में, और मेरी कस्टडी में वो मर गया, तो इट बिकम्स कस्टोडियल मर्डर, मेरे को जेल हो जाएगा। बिकॉज वो तो कस्टोडियल मर्डर आरपी पुलिस पीपल के है, आप तो आर्मी वाले को भी है कस्टोडियल मर्डर। तो कंट्री में कानून तो सेम है ना। और फिर भी सर आर्मी वालों को मार्शल लॉ लगता है ना, बट यू एफर्ट्स एंड ऑल इज वेरी डिफरेंट फॉर यू। हाँ, नहीं, मार्शल लॉ होता है, लेकिन मर्डर तो मर्डर है ना। तो कभी होगा अभी, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल टू एज दिस, कभी ऐसा हुआ है कुछ टोके वगैरह होता पार गया में फेंक गया? पता नहीं। मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। Okay. Yes. So now, sir, I want to just what is the one of the interesting topic to me. The topic is I want to ask about this cover. अबाउट Cover. खबर, Intelligence. Cover intelligence. खबर, इंटेलिजेंस, ओके ओके, खबर, Okay. ओके। So my first point is how do you trust the authenticity of the cover getting from your source? ओके, सो ये जो खबर होती है ना, ये कोई वन साइडेड वन सोर्स खबर नहीं होती है ना। जैसे अभी अभी क्या हम देखते हैं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, सो हाउ डू वी नो वो सही है कि गलत है। सो मेरे पास मेरा एरिया है, मैं अपने एरिया को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे पता है कहाँ पे नाली है, कहाँ पे किसका घर है, कौन आदमी कैसा है, ये सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है। मैं वहां पे लोगों को जानता हूँ। अब एक मेरा खबरी है, वो मुझे आके कोई खबर देता है, राइट, कि मान लो किसी XYZ आदमी के घर पे 2 टेररिस्ट बैठे हुए हैं। अब मैंने उसकी बात सुन ली, पर उस घर के अगल बगल में मेरे और भी तो लोग होंगे। फिर मैं किसी को फोन करूंगा, उससे पूछूंगा, हाँ यार क्या चल रहा है। तो आप सीधा क्वेश्चन नहीं पूछो, आप वाइब्स लेते हो। फिर उसके बाद कुछ उन लोगों ने, जो टेररिस्ट है ना, उसने मोबाइल वगैरह यूज करा होगा। सो बेसिकली आप कोलैबोरेट करते हो 3-4 जगह की इंफॉर्मेशन, एंड उसके बेसिस पे आप फिर डिसाइड करते हो कि सही है या गलत है। सर आपका और आपका सोर्स का ट्रस्ट फैक्टर क्या होता है? ट्रस्ट लेवल, ट्रस्ट लेवल नहीं। अब इफ आई एम योर सोर्स, मान लो आई एम द सोर्स ऑफ मेजर रविंद्र चौधरी, ठीक है। what trust I should keep on Mr. Ravindra Chaudhary that I should give the information to Ravindra Chaudhary? Why I should give? ओके, सो देखो, सारी कहानी यहाँ पे ट्रस्ट की है, सारा का सारा ट्रस्ट का खेल है। वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा कि मैं उसकी इंफॉर्मेशन आउट नहीं होने दूंगा, किसी को उसका नाम नहीं पता होगा, मैं उसको जो कुछ भी दे रहा हूं, उसकी हेल्प कर रहा हूं किसी भी तरीके से, मनी से, मटेरियल से, किसी भी चीज से, वो मैं लीक आउट नहीं करूंगा, वो ये लीक आउट नहीं करेगा। वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग होती है।
तब मुझे पता चलता है, एंड इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप उससे मिलते हो, बातें करते हो, वेरीफाई करते हो, वो आपकी बातों को वेरीफाई करेगा कि आप उसको किसी को ट्रांसफर तो नहीं कर रहे हो, उसके बारे में किसी को पता तो नहीं है, राइट? क्योंकि उसकी सेफ्टी का भी इशू है। अगर लोगों को बाहर टेररिस्ट को पता चल जाए कि वो मुझे खबर दे रहा है, तो टेररिस्ट उसको मार देंगे, राइट? सो वो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। उसको ये पता होता है कि अगर वो मैंने इस ऑफिसर को जाके कुछ भी बताया, तो ये ऑफिसर मेरे साथ है, ये मेरे को सपोर्ट करेगा हर तरीके से, ही विल प्रोटेक्ट मी। सो वो सारी चीजें उस पर रहेंगी, तब जाके वो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। एंड फिर आपको पता चल जाता है कि आपका सोर्स कैसा है। आप उसको 1 खबर, 2 खबर, 4 खबर, आप उसे काम देते हो, कहीं भेजते हो। आप कई बार, जैसे मैं कई बार अपने सोर्सेज से वो इंफॉर्मेशन मंगाता था जो मुझे पहले से पता होता था, मुझे पता है सच क्या है। अब मैं अपने सोर्स को बोलता हूं कि तू अभी जा, मेरे को ये पता कर यहां पे क्या हो रहा है, जबकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। तो वो जाता है, पता करता है, लौट के आता है, तो पता चलता है कि ओके, ये इंफॉर्मेशन सही लाया। एंड आप उसके पीछे भी एक और सोर्स लगा देते हो, ये चेक करने के लिए कि वो असली में गया था कि नहीं गया था। तो ये एक अलग गेम है, अलग लेवल का है। एंड राष्ट्र राइफल्स में ये बहुत चलता है, सोर्सेज के साथ आपका बहुत चलता है। So at the end of the day, you just said that सोर्सर के पीछे एक और सोर्स लगा देता हूँ। At the end of the day, कब तक ये चेन ब्रेक होता है? सो ये बेसिकली आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर है, हाँ, राइट? अभी देखो, ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई सोर्स ऐसा हो कि मुझे उसने बताया कि इस घर में टेररिस्ट हैं, और टेररिस्ट को बताया कि मैं उस घर में टेररिस्ट ढूंढने आ रहा हूं, राइट? ये कभी ओके, मुझे बताया कि किसी घर में टेररिस्ट छुपे हुए हैं, ओके ओके, और टेररिस्ट को बताया कि मैं उस घर में टेररिस्ट ढूंढने आ रहा हूं, और टेररिस्ट बैठे किसी और घर में है, ओके। सो उसने मुझसे पैसा लिया इंफॉर्मेशन देने का, और उसने टेररिस्ट से भी पैसा लिया इंफॉर्मेशन देने का। टेररिस्ट को मेरी इंफॉर्मेशन दे दी, मुझे टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन दे दी। अब ये मेरा टेक्टिकल एप्रिसिएशन है, मेरा माइंड है, मेरी ड्रिल्स प्रैक्टिस है कि मैं उस घर को कैसे अप्रोच करूंगा, मैं उसकी बात पे कितना ट्रस्ट करूंगा, क्या मैं सिर्फ उस घर पे ही ऑपरेशन करूंगा, या उस पूरे मोहल्ले में करूंगा, या मैंने कोई और सोर्स लगाया है। सो ये पूरा गेम है, ये पूरा गेम है, और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, इसमें बहुत मजा आता है। एंड सबसे मजे की बात ये होती है कि यहाँ पे गलती मतलब आप गए, हाँ, ये बात है। सेकंड चांस नहीं मिलता। तो कभी हुआ है ऐसा that any source has taken the life of an officer? कैसे कैसे? Any source, any trusted source, आपका ऑफिसर का सोर्स, यानी आप taken the life of the officer itself? मेरे साथ में नहीं हुआ, हमारी बटालियन में तो ऐसा नहीं हुआ, बट एक दो जगह स्टोरी सुनी है। मेरे साथ तो थोड़ा दूसरा इंसिडेंस हुआ था कि एक सोर्स, उसने आके मुझे बताया किसी घर में टेररिस्ट है, एंड मैंने कहा ठीक है। एंड वो ट्रस्टवर्दी था, उसकी रिपोर्ट्स अच्छी थी, और काफी दिन से मेरे साथ काम कर रहा था, हो गया था 6-8 महीना हो गया था। हम उसकी इंफॉर्मेशन लेके हम गए उस घर पे, घर को कॉर्डन किया, पर उस घर पे मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिखा। एक होता है ना, आपको फीलिंग आ जाती है कि यहाँ पे टेररिस्ट है कि नहीं है। Yes. तो एंड जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना काउंटर टेररिज्म का, तो आप ऑब्जर्व कर लेते हो, ठीक है। मैं वहां उस घर पे गया। पहले निशाना क्या होता है घर पे? वो जब कोई बंदा हाइड आउट, इफ somebody is there inside, पहले निशाना क्या होता है? फॉर एग्जांपल when you go there, उसका कच्चे कुछ दिखता है, उसका बनियान कुछ दिखता है, ऐसा कुछ होता है? देखो अभी ना, अभी तो टेररिस्ट कम हो गए, पर हमारे टाइम पे भी टेररिस्ट बहुत स्मार्ट हो गए थे, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या होता है, आप किसी के भी घर जा रहे हो, आपको पता है उस घर में कितने लोग रहते हैं, आपके पास डेमोग्राफिक्स होती है। अब किसी घर में अगर कोई फंक्शन प्रोग्राम नहीं है और वहां पे 2 लोग रहते थे, तो आज 4 लोगों के कपड़े क्यों हैं, राइट? अगर एक आदमी 1 kg मीट लेके आता था, आज वो 5 kg लेके आया, तो क्यों लेके आया? मीट तो फ्रेश आइटम है ना। Yes, yes. Continue. या सो इस टाइप की चीजें होती है, इनको बोलते हैं टेल टेल साइंस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके घर, जंगल की तरफ अगर आपका घर है फ्रिंज पे,
तो फ्रिंज से कोई चल के क्यों आया? अगर किसी के फ्रेंच पैर का निशान है तो शाम को क्यों है? अगर किसी ने वहां सिगरेट पिया और उस घर में सिर्फ लेडीज है तो वहां सिगरेट कौन पी रहा था? ठीक है, Yes. उस टाइप की चीजें। So अगर you- अगर कोई घर I was coming to the same thing. I was coming to the same thing. Cigarette का बात है ना? I was coming to the same thing. Uh, because there was a sir, under one डॉन था बेंगलोर में. इसका नाम था जयराज. जयराज. ओके, What actually police in Bangalore has found that हमेशा वो घर घर का he was used to come very late to his house around 12 to 1 to 2 ऐसा because to get not to get affected by the police nakabandi in that area. So how smartly his wife used to act is if she feels that the police are out somewhere, she used to put a red saree outside, a red saree with a bulb on. If there was no even the red saree would be there will be bulb on. It was said by SP who was at this region. So I was asking you that. Continue, sir. या सो वो उसी टाइप से होता है, लाइक इसने किया ना लाइट का, बट लाइट बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। मेरा बंदा वहां पे लगा होगा और वो लाइट ऑन ऑफ कर रही है तो मेरा बंदा ऑब्जर्व करके बता देगा, 1 डे 2 डे 1 वीक 1 मंथ, ये वो पता कर लेगा कि अच्छा ये लाइट ऑफ करती है तब वो बंदा आता है, ये लाइट ऑन करती है या तब वो बंदा आता है, तो वो ऑब्जर्व हो जाएगा। आपने पैटर्न बना दिया ना अगर किसी चीज का, यू आर गॉन। काउंटर टेररिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देयर शुड नॉट बी एनी पैटर्न। मतलब मैं जब टाउन कमांडर था तो मेरा कोई टाइमिंग सेट नहीं था, देयर इज नो सेट टाइमिंग। मैं रात को 11 बजे जाऊंगा नहीं, या मैं रात को 10 बजे ही जाऊंगा सुबह 4 बजे आऊंगा नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी दिन दोपहर को निकल गए हम, वील गो समवेयर एल्स एंड समवेयर एल्स से जाके अपना ऑपरेशन लॉन्च किया एंड अलग अलग टाइम पे। सो पैटर्न नहीं बनाना। और अभी जो जब हमारे टाइम पे जो टेररिस्ट थे वो भी बहुत स्मार्ट थे, वो भी पैटर्न नहीं बनाते थे। उनको 2 kg मीट मंगवाना है तो वो 3 लोगों को भेजेगा या 4 लोगों को भेजेगा, हाफ kg लेके आओ, सो दैट यू डोंट पिन पॉइंट। कोई एक आदमी बहुत ज्यादा राशन नहीं लेके आएगा, राइट? तो वो भी बहुत स्मार्ट हो गए थे। बट देन इन राष्ट्रीय राइफल्स योर ब्रेड एंड बटर तो वही है ना यार, उन्हीं को ठोकना है, तो उनसे ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, सिंपल। Sir, basically the people who give you this cover, source and all. What is the social status of them? क्या काम करता है वो लोग? Whether they will be a keeper और कुछ farming करता है, कुछ ऐसा लोग होता है. Basically they will be a local people, right? उसको काम क्या होता है? ओके, देखो मैं एक चीज बता देता हूं कि ऐसा कोई सोशल स्टेटस वगैरह का कोई मतलब नहीं है इसमें। मेरे ऐसे सोर्सेज भी रहे हैं जो बहुत रिच लोग थे वहां के, और ऐसे सोर्सेज भी रहे जो बिल्कुल लड़का है कोई बहुत छोटे से घर का एंड उसको छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है कि मोबाइल का रिचार्ज करवा दो, राइट? तो मैं उसको 200 रुपए का नोट दूंगा एंड वो रिचार्ज करेगा, मुझे खबर देगा। So why I'm asking you this, ये तो धंधा नहीं हो सकता ना, because what I mean by धंधा मतलब ओ मुझे आरएफ बटालियन है, मुझे साहब को मैं कुछ कवर देता है, साहब को मुझे पैसा देता है, मुझे तो रोटी कपड़ा और मकान इसमें चलता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं, इसका गेम दूसरा है। देखो, असली खबर वो देता है जो उनके साथ रहता है, ठीक है? असली खबर वो देता है जो उनके साथ रहता है। इधर भी होता है धोखा, पीटने वाला। बिना धोखे के तो होता ही नहीं है ना। एंड उसको पता है, देखो धोखे की बात ये है, वो जानता है कि टेररिस्ट गलत है, वो जानता है कि टेररिस्ट पाकिस्तान से आया है, राइट? जो पाकिस्तानी आके कश्मीर में किसी के घर पे उनकी लेडीज के साथ बदतमीजी करेगा, उनके बच्चों का खाना खा जाएगा, किसी गरीब को जबरदस्ती गन पॉइंट पे काम करवाएगा, तो उसके दिल के अंदर तो वो चोट लगी है ना, तो वो खुद नहीं लड़ सकता। तो उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए मैं लड़ूंगा, उसके लिए राष्ट्रीय राइफल्स लड़ेगी। तो इसलिए वो आके हमें जेन्युइन खबर देते हैं कि ये चीज है, और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो क्योंकि वो उन लोगों ने आके गलत काम किया ना, हमारे घर में घुस के हमारी चीजों को चुराओगे, कहां तक बचोगे? इसलिए राष्ट्रीय राइफल्स पिक्चर में आई और फिर हमने ठोका, सालों को मारा। ओके सर।
So my next question is what is my interest of my own personal question. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जो आपको कुछ सोर्स मिला है कुछ इंटर मिला है you went there and it is wrong completely against you and वो तो yes he is playing a double game. वो आपको पता he told you that he is here and he has also told this guy that he will be coming just wait for him. ऐसा हुआ है? तो मतलब बहुत एग्जैक्टली ऐसे नहीं, पर मेरी शुरू की सर्विस की बात है एंड हमें इंफॉर्मेशन मिली, एक सोर्स आया एंड तब मैं काफी जूनियर था, मैं लेफ्टिनेंट था, तो मतलब कल्टीवेशन नहीं सीखा था तब तक। तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे, उनके पास आया और सोर्स ने आके खबर दी कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आई थिंक 20 का बताया उसने, 20 टेररिस्ट आ रहे हैं, 18 या 20, और वो ऐसे ऐसे करके आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, मैं उनको लेके आऊंगा, ठीक है। तो बोलता है आप मुझे पैसे दे दो, राशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और आप जहां कहोगे मैं उनको लाके वहां बिठा दूंगा और मैं भाग जाऊंगा, आपको जो करना है कर लेना। तो मेरे सीईओ ने कहा ठीक है, पर मेरे सीईओ बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर 2 खबरी और लगाए हुए थे, ठीक है। सो मेरे को उस टाइम तक नहीं पता था, पर बाद में मेरे को भेजा और बहुत सारे लोग लगे, वो माउंटेनियस एरिया है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जहाँ पे ये हो रहा था, तो वहां पे काफी सारी टीम्स लगी। अब उस बंदे ने किया क्या था, वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके गया, वहां से दो टीम्स को लेके आया टेररिस्ट की, 20-20 ईच, ठीक है। वो लेके आया, उसने एक टीम को अलग रास्ते से ले गया, एक टीम को अलग रास्ते से ले गया, उन्होंने सारे लोगों को एक जगह बिठाया, उसके बाद एक टीम को लिया, उस टीम को लेके आ गया जहां पे मैं लगा हुआ था और बाकी फोर्स थी, उस तरफ ले आया और वो गायब हो गया। हमारा ऑपरेशन शुरू, वो लौट के गया दूसरी टीम के पास जो पहले छोड़ के आया था पीछे, उसको लिया और बोला वो लोग एम्बुश में फंस गए, आपको दूसरे रास्ते से लेके जाता हूँ। फिर वो उनको दूसरे रास्ते से लेके गया, लेकिन हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने उसमें उसके ऊपर इंफॉर्मेशन और ले रखी थी, तो हमने वो दूसरा जो रास्ता था, हमने वहां भी एम्बुश लगाया हुआ था। एंड उसके बाद फिर और बहुत सारी फौज इन्वॉल्व हो गई एंड पूरे वो आई थिंक 40 या 42 टेररिस्ट थे उस टाइम पे, सारे मारे। कोई नदी में गिर गया, वहां पे नदी है एक, काफी तेज फ्लो होता है, उसमें गिर गए एंड हमने वॉलीबॉल का नेट यूज करके उनकी बॉडीज निकलवाई नदी में से, ठीक है। इट वाज वो बहुत गजब का वो एक ऑपरेशन था एंड बहुत मैसिव हो गया था फिर वो। If you are free to share the name of the colonel, sir, commanding officer, sir. Can you see? No. No. Sir, my next is, अभी तो what is the thing is, you told me that कुछ खबर मिलता है, कुछ उल्टा सीधा होता है. But what is my question is, how as we also know that many officers have already set up the platform. Intelligence of Indian Army बहुत कम है. Terrorist intelligence is much greater than intelligence of Indian Army. But still, how our army is so efficient in managing this? देखो, 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट का इंफॉर्मेशन इंटेल हमसे अच्छा है, ऐसा नहीं है। हमारे जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पर्सनली कई एजेंसीज के साथ काम किया है राष्ट्र राइफल्स में, और दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे अपने सोर्सेज हम कल्टीवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंट होती है, ह्यूमन इंट होती है, तो वो सारी चीजें आती हैं, वो हमारे पास बहुत अच्छा नेटवर्क है। टेररिस्ट तो हमसे कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसमें तो कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है। और वो सिर्फ कंपैरिजन उस टाइम की एक छोटी सी बैटल का है, वो एम्बुश में है या पेट्रोलिंग में चांस एनकाउंटर होता है, उन चीजों का आप कह सकते हो कि उन्होंने अच्छी फाइट दी, उनको भी वो वाले ड्रिल्स और टैक्टिक्स आती थी, दैट्स इट। पर जब उसके बियॉन्ड आप जाते हो, एक स्मॉल टीम के बियॉन्ड आप जाते हो, तो वो हमारे सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तो हमारी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, इसीलिए आज कश्मीर में ऑलमोस्ट नॉर्मलसी है। एंड इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं, जैसे आप जैसे जो यूथ हो ना, मैं आप जैसे लोगों को लेके जाऊं, मैं दिखा के आऊं कि देखो यार, कश्मीर हमारा है, हमने सिक्योर करा है, और क्या बढ़िया जगह, हमारी अपनी जगह, वहां डेवलपमेंट देखो कैसे हो रहा है आज। सो वो टेररिस्ट वगैरह लोग अपने से कंपैरिजन में कहीं नहीं आते वो। So that was the reason of conducting a G20 meeting in Kashmir, right? वो तो बड़ा रीजन था। वो कुछ दुनिया के सामने में, our direct Prime Minister has said that
कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। और क्या, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। Sir, you talked about Kashmir. I want your point of view. Have you seen the Kashmir Slice movie? विच मूवी? The Kashmir Slice. ओके, आई हैव सीन, आई हैव It is सीन। directed by Vivek Agnihotri. यप। आपको कुछ ऐसा लाइक पुराने पुराने पीपल यू डिड यू मीट इन कश्मीर हु आर लाइक कश्मीरी पंडित्स एंड with the stories what they are shown in picture and the ground reality, whether it is close to reality or whether it is a created story by that, it's a political drama. ओके, सो टू पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये मूवी जो सीन दिखाया ना 90s वाला, तो मैं बहुत छोटा बच्चा था, तो मेरे को कुछ पता नहीं। मूवी में देखा, बस मूवी देखा वो पता है। उसके अलावा जो मेरे जो टेन्योर्स रहे कश्मीर वैली में, वो मेरा फर्स्ट टेन्योर वाज, उसमें 100% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन थी। Okay. जो सेकंड टेन्योर था, उसमें सिर्फ एक सिंगल हिंदू फैमिली थी, जो सिर्फ समर्स में आते थे वहां घूमने एंड चले जाते थे। और एक सिख फैमिली थी, एक कपल था, उनका एक छोटा बच्चा था। तो वो हमारे प्रोटेक्टेड एनक्लेव में रहते थे, कहीं पे हम प्रोटेक्टेड रखे हुए थे। और उसके अलावा सारी पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन थी। मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स बने सारे मुस्लिम हैं, जिसने भी मुझे खबर दी सारे मुस्लिम थे। जितने भी लोगों के साथ में आज भी बात करते हैं मुझसे, जो लोकल, वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। मैंने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी है, मैंने रमजान में मैंने इफ्तार किया है लोगों के घर पे बैठ के, ठीक है। ईद के टाइम पे लोग मुझसे मिलने आते थे और मैं लोगों से मिलता था, और बहुत अच्छी रेपो थी। सो मेरे को रिलीजन से खास कोई फर्क पड़ता नहीं। आई एम ऑल्सो अप टू दिस, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कौन सी रिलीजन है, तो आदमी तो अच्छा है, आदमी तो जी बस गाइस ह्यूमैनिटी इनसाइड इन ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन ऑल रिलीजन। बस मतलब मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा एज आर्मी ऑफिसर। अगर तुम देश के साथ हो या देश के खिलाफ हो, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर तुम देश के साथ हो, तुम मेरे भाई हो। तुम देश के खिलाफ हो, तुम मेरे दुश्मन हो। फौज में कोई ग्रे नहीं होता, हम ब्लैक और व्हाइट बात करते हैं, दोस्त है या दुश्मन। तो वही बात है ना, ब्लैक और व्हाइट की बात करता है। तो व्हाट आई आल्सो राइट और फील, we will talk this with, I'll talk this with you in a different podcast. I'm giving you the hint of that. When I say nation, when I say nation, when I say देश, इसका मतलब क्या है? अगर मैं if you ask me if you ask me a person what is country, I will say it is just a political boundary related to the human being. Before this human being existed, there was no nothing called as desh and nation. It was just a piece of land. For your own comfort, for your own benefits, you have just cut the piece of land into a shape and call it as India, and you call it as desh, and you call it as nationality. इसमें मुझे लगता है हमेशा always I want to know the people, तो क्यों तेरा emotion को simply you will insert and say देशभक्ति। I always say मेरा सीधा आंसर है, if you want to be a very patriotic person, the best thing what you can do is to look after yourself in a very good manner. तो आपके लिए काम कर सकता है, then you are the best patriot. Patriotic का मतलब वो नहीं है तो बंदूक लेकर you go to a border, and I'm not against this, but because I am a defense aspirant, I know this point of view. But मुझे हमेशा लगता है बंदूक the best person who can be nationalist or a patriotic is the person who can take care of himself. आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखो, देश किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, वो थोड़ा छोड़ देता हूं लोगों के लिए। मेरा रोल जहां से शुरू होता है, मैं जानता हूं कि एक कंट्री है, देश है, भारत है, एंड मैं फौजी हूं। मेरे को भारत की सेवा करनी है, और मेरा जो सेवा का रोल है, मेरा रोल बड़ा क्लियर है। मुझे दुश्मन से लड़ना है, ठीक है। और मैं आर्म फोर्सेस में हूं, मैं आर्मी में हूं, तो वो दुश्मन घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। हमारे परव्यू में सब कुछ आता है। अगर भूकंप आएगा तो भी हम तैयार हैं, अगर कोई दुश्मन अटैक करेगा तो भी हम तैयार हैं। कोई रेल एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हर चीज में जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उस चीज के लिए तैयार हूं। और अगर बाहर का कोई दुश्मन आ रहा है, उससे लड़ने को भी तैयार हूं। तो अगर एक बार को आपकी बात मान लो कि देश हमने बनाया, ह्यूमन बींग्स ने बनाया, राइट। जमीन तो पूरी एक थी, बिल्कुल ठीक है।
पर मैंने एक घर बनाया, आपने दूसरा घर बनाया, आप मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? हम तो नहीं गए किसी के घर में। इधर ये तो डिजाइन की बात है ना, वो तो हमेशा हम हमारे पास क्या है ना, वो अच्छा नहीं लगता हम लोग को, दूसरों के पास क्या है वही अच्छा लगता है, वो तो ह्यूमन इमोशंस है ना इधर, ह्यूमन हाँ, इमोशंस के हम लोग सीधा इसको डिजाइन बोल सकते हैं, उसको क्यों उसको पेट्रियोटिज्म बोलना है, नेशनलिज्म बोलना है। एंड आपको मैं ये मैं भी बोल बताता हूँ बताता हूँ, क्योंकि ये जो घर है ना, ये थोड़ा बड़ा घर है, ये घर पूरा हिंदुस्तान है। तो मेरे लिए एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, कोई जैसलमेर में घुस के आए, या कोई केरला में घुस के आए, या कोई कश्मीर में घुस के आए, या अरुणाचल में घुस के आए, वो मेरे घर में घुस रहा है, तो मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करूंगा। जितनी मेरे में ताकत है उस पूरी ताकत से करूंगा। कोई मेरे घर में घुस के आएगा, मैं उसका हाथ उखाड़ दूंगा, उस साले को काट के फेंक दूंगा। तो मेरा देश मेरा घर है, क्योंकि मेरे को परमिशन है ना। मैं लद्दाख में भी रह सकता हूँ, मैं कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कोचीन में भी रह सकता हूँ राइट, क्योंकि मेरा घर है। लेकिन कोई पाकिस्तानी, कोई चाइनीज आएगा घुस के, तो मारूंगा ना साले को, कैसे छोड़ दूं? मैं किसी के घर में नहीं घुसा, वो मेरे घर में घुस के आया। घर में घुस के आएगा तो लात खाएगा। मुझे ये भी है, वांट टू आस्क यू वेदर आई यू फेस दिस डिप्लोमेसी का सिचुएशन होता है ना देश के बारे में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होता है ना, हाउ डज इट अफेक्ट द गवर्नेंस इन आर्मी इन द ग्राउंड लेवल? मान लो सर टुडे वी आर वेरी गुड विद चाइना, चाइना का बड़ा अच्छा रिलेशन है, हम लोग भाई भाई, हिंदू चाइना भाई भाई है। अब कल आके हमारा एक डिप्लोमेट और एक फॉरेन एम्बेसी कुछ होता है, कुछ झगड़ा होता है, कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, हाउ दैट डिसएग्रीमेंट विल अफेक्ट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द आर्मी? ओके, ये वो जगह है जहां पे डिसिप्लिन कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, हम आर्मी हैं, आर्मी का मतलब क्या है? हम डिसिप्लिन में चलेंगे, हम देश के लिए हैं राइट। कोई हमें पर्सनल स्कोर तो सेटल करना नहीं किसी के साथ। अब पाकिस्तान में कोई आदमी रहता होगा, मेरे को क्या लेना देना उससे, राइट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ किसी भी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक अच्छे रिलेशंस बनाए, तो वो जब हमारे यहाँ आएगा तो वो कैसे आएगा? वो पासपोर्ट पे वीजा लगवाएगा, परमिशन लेगा, आएगा, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं बेंगलोर में लैंड करेगा एंड घूमेगा, राइट। लेकिन जो वेपन लेके लड़ने के लिए बॉर्डर कूद के आ रहा है, राइट, तो उसके लिए तो उसको पहले मेरे पास आना पड़ेगा, एंड मेरे पास आएगा तो मार खाएगा, सिंपल। तो ये है। अब वो अफेक्ट कैसे कर रहा है? देखो देखो अफेक्ट कैसे कर रहा है। अगर हमारा किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा है, ठीक है, अब रशियन तो आते नहीं ना बॉर्डर कूद के, कजाकिस्तान वाले भी नहीं आते, राइट, फ्रेंच नहीं आता, जर्मन नहीं आता, स्विस नहीं आता, अमेरिकन भी नहीं आता। कौन आता है? जिसको हमसे लड़ना होता है। तो अगर जिससे हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा है, वो हमारे पास आएगा ही नहीं इस तरीके की हरकत करके। और अगर what I actually mean by the question is, मान लो सर you are living somewhere in the yellow LAC with the border in China. Before every relation was every relation between India and China was very good. Every morning used to go, मुलाकात तो हो जाता है, अगर उधर भी एक बंदा खड़ा है, इधर भी एक बंदा खड़ा है, उसको गुड मॉर्निंग बोलता है, वो भी गुड इवनिंग बोलता है, हाँ उसको चाय वगैरह पी सकते हैं, एंड ये तो होता है पाकिस्तान बॉर्डर में जो होता है, एशियन टी और बिस्किट्स और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ देयर आर मेनी स्टोरीज लाइक दैट। वो ह्यूमन कंटेंट होता है ना, the whole diplomacy changes, like we both are not in a good frame of mind or good notion. Humans between the two border, इसको कुछ होता है, the relation between that two soldiers who standing in the border, will it affect? इट कुड, मतलब मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मोस्टली मैं तो कश्मीर में रहा और वहां पे पाकिस्तानी एंड पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से काम पड़ा। एंड पाकिस्तान तो बचपन से पता है, मतलब सिंस चाइल्डहुड जब से पता है कि पाकिस्तान तो हमेशा से ऐसा है, राइट। तो लेकिन हाँ, मतलब हो सकता है मुझे पर्सनली लगे कि मैं इसको क्यों मारूं, पर वो घुस के आ रहा है, मुझे अपनी कंट्री डिफेंड करनी है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, तो मैं अपनी ड्यूटी करता हूं, इसलिए मैं उसको ठोकूं, है ना। देयर इज नथिंग पर्सनल, मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे क्या मतलब उससे, पर वो मेरे पास क्या आ रहा है? वो मेरे पास एज अ पाकिस्तानी टेररिस्ट आ रहा है, राइट। अगर वो टेररिस्ट, मैंने जो अभी बोला था ना कि रिलीजन से फर्क नहीं पड़ता, वो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम गन उठा के मेरे देश में आ रहे हो, तुम कुछ भी हो,
तुम दुश्मन हो, मैं तुम्हें मारूंगा, सिंपल। सो फौज में बड़ा सिंपल चलता है यार, ठीक है। ऑर्डर्स क्या है, डिसिप्लिन क्या है, मैं अपना डिसिप्लिन मेंटेन करता हूं, मेरे को जो ऑर्डर्स मिले हैं मैं वो फॉलो करता हूं। मेरा ऑर्डर है, मुझे अपने एरिया में टेररिस्ट नहीं चाहिए, वो आएगा तो मैं उसको मारूंगा। सो बड़ा क्लियर चलता है। So why did I ask you this question is, recently I had been to Wagah border, Punjab. I don't know. वो तो जोश रहता है हमेशा। You see that two people from Pakistan, तो गेट होता है, खड़ा होता है, झंडा आसमान की तरफ होता है, हम लोग जय बोलता है, वो तो सब है, वो तो अंदर के जोश होता है। This is the first time I went to that spot and I was coming. कुछ शाम, it was 6:37. I was coming back to अमृतसर। हम लोग वेयर भी चले थे। वो जर्नी में a thought struck me। कितना अच्छा thought है मतलब मुझे ये मेच्योरिटी ऑफ थॉट कैसा होता है ना, वो तो इंटेलेक्चुअल का बात है इसमें। सी इफ यू टेक ऑन इमोशन, हमेशा इमोशन रहता है अंदर में। तो पाकिस्तानी तो मैं खाट देता हूँ आपको, ये तो रहता है। इफ यू टेक इंटेलेक्चुअल टॉक है ना, after that performance, I went and talked to few BSF soldiers. BSF soldiers. इसमें एक BSF soldier था, he told me a very good thing. मैं बहुत जोश में था, इसे जैन सर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था ऐसे। तो क्या होता था ना, ठीक है थैंक यू, वो हमेशा इसे दैट वी डू इट एवरी डे, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। यू पीपल कम एंड यू नो, ही सेड मी दिस, ही सेड मी अ ब्यूटीफुल थिंग। अरे यार वो भी बंदा है यार, उसका पास भी बीवी बच्चा है, वो भी बंदा है, हमें पता है। सो व्हाट थॉट केम टू मी इज, सी given though the vengeance से कुछ एरोगेंस से पाकिस्तानी है तो चाइनी से वो है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम में अंदर से आता है ना, वो ह्यूमैनिटी का अंदर से मनुष्य है ना, वो बाहर आता है। वो तो है भाई, वो भी इंसान का, और इंसान का मारा, इंसान को मारने मारने वाला तो कितना सही है और कितना गलत है। वो थॉट वेदर यू हैव कम अक्रॉस दिस थॉट। सी वाघा बॉर्डर पे जो हो रहा है वो एक सेरेमनी है, ओके वो एक सेरेमनी है, उसका एक सेट प्रोसीजर है, वो प्रोसेस है। और जो जवान वहां पे ये कर रहे होते हैं दोनों साइड से, वो एक अपनी एक ड्रिल है जो उनको बताई हुई है, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे होते, वो अपनी अपनी साइड में अपना अपना काम कर रहे हैं, राइट। मैंने जो ड्यूटी करी, मैंने जो काम करे, उसमें हम डायरेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे होते थे गोलियों से। वो मुझे मार रहा है, मैं उसको मार रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है, यहाँ पे यू डोंट थिंक। Basically, in your perception, in your state situation, what you sees first, hit first. तो मारो और मरवा। वो मारेगा या मैं मारूंगा, ठीक है। मतलब जितने अभी तक ऑपरेशंस हुए उनमें वेदर आई वाज लकी, वेदर माय ड्रिल्स वर बेटर, या जो भी था, मैं नहीं मरा। वरना वो तो मुझे मारने के लिए गोली चला रहा था ना, और मैं उसको मारने के लिए, राइट। तो जो वाघा बॉर्डर का और कश्मीर में सिटी ऑपरेशंस का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं रात को जब देखो, जब वो वाघा बॉर्डर पे जो जवान ड्यूटी कर रहा है ना सेरेमनी के लिए, वो अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से प्रेस करता है, कोई निशान नहीं होना चाहिए, कोई धागा नहीं निकला होना चाहिए, कोई कट नहीं होना चाहिए, राइट। मेरी वर्दी साफ दिखे। लेकिन जब मैं ऑपरेशन पे जाता हूं, मैं चाहता हूं मेरी वर्दी क्या मैं भी ना दिखूं, दुश्मन को सिर्फ मेरी गोली दिखनी चाहिए, मेरी राइफल के मजल से जब फ्लैश निकले वो उसको दिखना चाहिए, मुझे अपनी शक्ल थोड़ी दिखानी है। वो तो कई बार तो मैं कैमोफ्लेज लगा के जाऊंगा कि उसको लाइट नहीं दिखे, मेरी शक्ल चमके भी ना। मैं तो साबुन से भी नहीं नहाऊंगा कि उसको स्मेल नहीं आ जाए, साबुन की स्मेल, राइट। तो यहाँ तो गेम डिफरेंट है। I have also actually listened to few para officer saying that हम लोग पहाड़ में जाते हैं ना ऑपरेशन के लिए, हम लोग प्याज नहीं करता है, उसमें लगता है। यस यस यस, ये सच है। आप प्याज नहीं खाते, आप ऐसी बहुत सारी चीजें करते हो, डीओज नहीं लगाते, ठीक है। मैं कई बार तो ऐसी जगह पे रहा हूं जहां मैंने काफी दिनों तक मैंने ब्रश नहीं किया, फॉर सम टाइप ऑफ ऑपरेशन ब्रश नहीं किया, शेव नहीं किया, बाल बढ़ा लिए, किया। तो वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब जब मुझे अगर कभी किसी अवार्ड के लिए राष्ट्रपति बुलाएंगे तो मैं भी पूरा अच्छे से प्रेस करके वाघा बॉर्डर वालों की तरह बहुत अच्छे से प्रेस करके शर्ट वर्ट नंबर 1 पहन के जाऊंगा। पर जब मैं ऑपरेशन जा रहा हूं तो मेरा फोकस होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अनडिटेक्टेबल रहूं, मेरा वेपन इक्विपमेंट सब रेडी होना चाहिए,
मेरे को पता होना चाहिए मेरा वेपन कहाँ रखा है, मैंने कोई सेकेंडरी वेपन है तो वो कहाँ रखा है, मेरा एमुनिशन कहाँ है, बुलेट प्रूफ कहाँ है, ठीक है, मेरे नाइट विजन कहाँ पे है, मेरा बडी कहाँ पे है, कौन किस पोजीशन पे चल रहा है, ठीक है, मैं सही जूते पहने हैं कि नहीं, सही तरह के मैंने अंडरगारमेंट्स और अपने ट्राउजर्स वगैरह मैंने सही पहना है कि नहीं, सर्दी है गर्मी है, मेरे मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, मेरा कोई इक्विपमेंट आवाज तो नहीं कर रहा, क्या मैं उसको पहन के ढंग से मैं दौड़ सकता हूँ, चेज कर सकता हूँ, मैं वेपन मूवमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा, मैं वेपन हाथ में पकड़ूंगा, मैं 2 पॉइंट स्लिंग लगाऊंगा, 3 पॉइंट स्लिंग लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, ये सारी चीजें आप रोज प्रैक्टिस करते हो, रोज तैयार होते हो, और आपकी तैयारी और आपका मेकअप जो होता है वो यही होता है, गो अनडिटेक्टेड, जाके जब फायर शुरू हो तो उसको सिर्फ आपकी फ्लैश से पता चलना चाहिए आप कितने हो और कहाँ हो, और दैट शुड बी लास्ट थिंग, वो लास्ट में जो उसको जिंदगी की चीज दिखे वो आपकी राइफल से मजल से निकलता हुआ फ्लैश दिखे, और खत्म। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. You said me हाँ about the attire where you wear the ornaments you wear before going to the war, the mission. So हम्म how much the quality of the material matters? Because हमेशा ना if you wear a different quality of material वो irritation आता है ना, itching आता है, irritation आता है, whether that can hamper your performance on the field. तो इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब है you will be no more. कुछ performance hamper होता है तो you will be no more. But how will you suggest that कुछ improvements होगा? There are any improvements in Indian Army that they are very much cared about these small little stuff so that they can develop the quality of the army? देखो, कुछ steps are taken. एज लॉन्ग एज क्लोथिंग वगैरह का कंसर्न है तो जो जवान होते हैं, मतलब पर्सन्स बिलो ऑफिसर रैंक, पीबीओआर बोलते हैं, तो उनको कुछ यूनिफॉर्म इशू होती है, गवर्नमेंट इशू, ठीक है, एंड ऑफिसर्स अपनी सारी यूनिफॉर्म बाहर से खरीदते हैं, बनवाते हैं, राइट। सो बेसिकली जहां तक क्लोथिंग की बात है, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, कॉटन वगैरह टाइप का पहनो, बढ़िया सॉफ्ट एंड स्मूथ, दैट्स इट। So nice, sir. Why did I ask you this question is, there is a para veteran. His name is Major Avinash Seni, sir. He has ओके actually come out of the para and he has opened a different, he has actually come up with his entrepreneur idea where he is giving orderless t-shirts and a technical plans, which he thought that it would, if this, that the shirts or a pant, what they were using when they are operating would have been in these standards, it would have been better. Now he has came up with an idea and is working on it because I have used this. This company is called as Gear. If you want, you can just buy some materials because this is your veteran, he belongs to some organization. हम लोग सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करता है इसको? It's a very good material. It's an orderless shirt. उसको he has also gave that to different para battalion, RR battalion to test it. कैसा काम करता है, प्रिपेयर नहीं होता है, मटेरियल कैसा है, स्टेबिलिटी कैसा है, लॉन्जिविटी कैसा है, ऐसा. So that is why I asked you, how does it really matter? Because at the end of the day, sir, in discomforts also comfort matters. In discomforts also there is a comfort. कुछ तो होना चाहिए यार, तो ये तो समझ में भी. तो आई टेल यू ऐसा होता है, मैंने मोस्टली जो वेपन यूज कर रहा था वो AK-47 यूज कर रहा था, मैं आरआर में AK-47 एंड VZ यूज करी, लेकिन मेरे साथ में एक पैरा बटालियन की भी टीम आई हुई थी जो मेरे साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे, हमने साथ में ऑपरेशंस करे, उनके पास टेवोर राइफल होती थी। ओके, टेवोर को जब आप देखते हो ना तो वो इतनी क्यूट सी ना टॉय टाइप लगती है, इट्स ऑल प्लास्टिक टाइप्स, ओके, एंड AK-47 जो है वो पूरा रगड मेटल एंड उस टाइप का है, राइट। AK-47 की जो गोली है वो 7.62 mm होती है, जो टेवोर की होती है वो 5.56 mm होती है। सो जब उसको टेवोर को चलाते हो, ऑल्दो वो स्पेशल फोर्सेस थे, वो उसको यूज कर रहे थे और बहुत मस्त लगती है वो देखने में, पर जब पर्सनली मैंने यूज करी तो मुझे वो यूज करने के बाद लगा कि नहीं, मेरे लिए AK-47 ज्यादा बेटर है। ओके, I have so listened what I to many mean to say officers. is, I know, so what I mean to say is कि जो इन्होंने क्लोथिंग का बनाया है, he must have thought a lot, उन्होंने सोचा होगा, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, एंड ही वुड हैव ऑब्जर्व्ड इट कि हम लोग जाते हैं ऑपरेशंस पे, जाते हैं 7-7 दिन 8-8 दिन, एक महीना हम लोग जंगल में घूम रहे होते हैं, राइट, Yes, yes. पूरा आप स्वेट कर रहे हो, स्वेट करोगे पूरा वो मतलब सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा पूरी ना ऑल प्लेसेस, एंड उसके लिए हम कुछ और चीजें करते थे जिससे हमें वो प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि रैशेस हो जाएंगे तो आप चल नहीं पाओगे, राइट, क्या करते और थे उसमें तुम आप लोग? चलोगे तो इट बिकम सीरियस,
तो इन्होंने अच्छा सोचा होगा, बट अगेन ऐसा नहीं है कि आज इंडियन आर्मी कोई भी ऐसा काम है जो नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लोथिंग या पर्टिकुलर काइंड ऑफ इक्विपमेंट, राइट? ऐसा नहीं है, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, पर उन्होंने ये सोचा है, मैं उसको जरूर विजिट करूंगा, उन्होंने सोचा है तो उन्होंने जरूर अच्छी चीज लाए होंगे। एंड मे बी अभी मेरे को वापस जाना है कहीं वैली में घूमने, तो मैं जाके उनके इक्विपमेंट देख के आऊंगा जरूर। Yes. Yes. Coming back to your town commandership, मुझे तो ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। And as I want to tell to my audience, sir has sent me a note of appreciation given by his own unit. वो तो I have read it, but I cannot share that because of the confidential things. It's very good. Now, sir, ये टाउन कमांडरशिप का बात है। बेसिकली यू आर द टाउन कमांडर ऑफ नॉर्थ कश्मीर वैलीज में। ओके, सो इन राष्ट्रीय राइफल्स क्या होता है ना कि कुछ बटालियंस ऐसी होती हैं जिनके पास लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन सर। ओके इतना तो जल्दी नहीं है सर, आराम से करेंगे हम लोग। तो टाउन कमांडरशिप होता है ना, बेसिकली यू आर टाउन कमांडर ऑफ नॉर्दर्न कश्मीर इन वैलीज। वन टाउन इन नॉर्दर्न कश्मीर, वन टाउन। Basically, either you know I want you to just start from basics। टाउन कमांडर का मतलब क्या है, टाउन कमांडर क्या काम करता है, क्या काम कर सकता है। हाँ, इसको जज्बा होता है ना, इसको इज लाइक what is that thing which is so special about टाउन कमांडर and all। and after that I want you to say your experience about टाउन कमांडर। आपको कैसा लगा, आपको क्या किया है, बिकॉज आई नो यू हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। आई वांट टू टेल यू दिस। यस, ओके, सो सबसे पहले मैं बताता हूँ टाउन कमांडर क्या होता है। टाउन कमांडर कुछ नहीं होता, वो एक कंपनी कमांडर ही होता है। बट नॉर्मली जैसे एक बटालियन के एरिया में, किसी बटालियन के अंडर में कोई टाउन आ रहा है, सो टाउन बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सिटी जैसा पार्ट, राइट? तो कोई छोटे छोटे टाउन्स हैं नॉर्थ कश्मीर में, आपको ऐसे मिलेंगे, माउंटेनियस एरिया है तो ऐसे होता है। तो विलेजेस दूर है, तो जो भी आदमी शॉपिंग करने आ रहा है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम से आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस स्टेशन आ रहा है, या कोई भी ऑफिस वगैरह, वो सब उस टाउन में है। तो उस टाउन में ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कंपनी कमांडर होगा। नॉर्मली जो सबसे सीनियर कंपनी कमांडर होता है, या बटालियन कमांडर को जो लगता है कि ये सबसे अच्छा काम कर सकता है टाउन में, उसको टाउन कमांडर बनाते हैं। तो मैं भी एक ऐसे छोटे से टाउन में टाउन कमांडर था। एंड वहां पे बेसिकली क्या होता है, आपके जितने भी सिविल अथॉरिटीज हैं, है ना, चाहे वो पुलिस है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे जुडिशियरी है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ऑल दोस, हाइडल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज वहां पे होते हैं। सारे कोई जो बड़ा हॉस्पिटल होगा, जैसे मेरे पास में बड़ा हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल भी वहां पे होगा। सो सारी फैसिलिटीज वहां पे हैं। नाउ जिसको भी खाना चाहिए, राशन चाहिए, कोई चीज खरीदनी है, वो सारे उस टाउन में आएंगे, राइट? तो उसके ये तो हो गया ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर किसी टेररिस्ट को भी कुछ चाहिए तो उसको भी राशन यहीं से लेना है, राइट? वो बात कर रहे थे ना कि ये आदमी 1 किलो चिकन लेके जाता था, आज 4 किलो क्यों लेके जा रहा है, तो वो टाउन में आएगा मेरे पास, ठीक है? सो मेरे इन्फॉर्मर्स होंगे वहां पे, मेरे अपने आईज एंड ईयर्स में वहां रखूंगा, वहां खबर लूंगा, वहां मैं पूरा सिविल मिलिट्री लाइसेंस जो करना है वो मुझे करना है वहां पे। सो ये जो कंपनी कमांडर है, ये अपने ऑपरेशनल टास्क के अलावा इस टाइप के भी सारे काम वो करता है, राइट? तो वहां पे जो भी ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई बटालियन की कुछ रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, कुछ हमें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिक्वायरमेंट्स है, तो वो सारी चीजें वहां होंगी। तो सारा वो लाइसेंस हमें करना है, प्लस उसके बाद जो पूरा एरिया होगा मेरे कंपनी के अंडर में, वहां के सारे टेररिज्म के, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन जो होने हैं, काउंटर टेररिज्म, वो सब मैंने प्लान करने हैं। एंड नॉर्मली क्या होता है, आप सीनियर भी होते हो, सीनियर कंपनी कमांडर, तो बाकी जो कंपनी कमांडर्स हैं बाकी दूसरी कंपनीज में, आप उनसे भी हेल्प लेते हो, उनकी टीम्स को भी बुलाते हो। सो बेसिकली आप जो कमांडिंग ऑफिसर है बटालियन का, आप उसके एक राइट हैंड हो ऑपरेशंस के लिए। तो बटालियन कमांडर आपको ट्रस्ट करता है, आपको टास्क देता है, और आप फिर वो चीजें कैरी आउट करते हो। तो ये टाउन कमांडर का रोल होता है प्राइमरीली। एंड टाउन कमांडर के साथ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये होती है कि जो भी आपके यहाँ विजिट पे आएंगे बड़े बड़े लोग, वो सब आपके पास आएंगे,
सब आपके पास आएंगे, आपको ही सबको चाय पिलानी है। एंड व्हेन आई से चाय पिलानी है का मतलब है आप ही उनको ब्रीफ करते हो, Yes. हर चीज की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप कहीं आइसोलेटेड जगह पे हो, कहीं दूर हो, तो हो सकता है आपके पास कोई बड़े विजिटर्स ना आ पाए, राइट। पर मैं जैसे टाउन कमांडर जहां पे था, वहां पे वो मेन नेशनल हाईवे पे मेरी कंपनी थी। सो जिसको भी जाना है उसको मेरे पास आना है। तो सारे लोग मेरे पास आएंगे एंड दे विल आस्क मी ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। मुझे पूरी इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए, मुझे पूरा सिविल अथॉरिटीज का पता होना चाहिए, राइट, मुझे स्कूल्स का, कॉलेजेस का, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी चाहिए, प्लस ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। सो आप पूरे दिन आप बिजी होते हो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कामों में, एंड पूरी रात आप बिजी होते हो ऑपरेशंस में, क्योंकि हम बहुत ही हाईली एक्टिव एरिया में थे। सो यू डू ऑलमोस्ट डबल द वर्क, पर उसके एडवांटेजेस भी हैं। You make very good, very powerful friends. Yes. So even right now, Kashmir में I have lot of good friends who are on very high post. Okay, सबके promotions हुए, सब अच्छी अच्छी जगह पे हैं, well placed. And मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, so I have friends to look up to. क्योंकि आर्मी में अभी जो वहाँ पे डिप्लॉयड ऑफिसर्स वो मेरे जूनियर हैं ज्यादातर, Yes. राइट। सो दे मे और मे नॉट नो मी, पर Yes. स्टिल आई हैव लेफ्ट सम फ्रेंड्स जो जिनके साथ मैं जाके मिल सकता हूँ। सो दैट इज द एडवांटेज। Take me also, sir, to Kashmir then. हम लोग घुमा हाँ, सकते हैं कश्मीर। Take me to Kashmir, sir. हम लोग घुमा या सकते यू हैं कम विद कश्मीर। मी, यू कम विद मी। आई एम एक्चुअली आई एम थिंकिंग ऑफ, अभी क्या है ना, कश्मीर में काफी ट्रैकिंग वगैरह चल रही है, Yes. हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग। सो एक नॉर्थ कश्मीर का एक ऐसा पार्ट है जो हाई ऑल्टीट्यूड में है, और वहां पे मेरे को उसके उस एरिया के नॉर्थ साउथ दोनों जगह से ऑपरेट करने का मौका मिला। सो मैं वहां के बहुत सारे एरियाज में मैं बहुत बार गया, राइट। तो वहां पे कुछ ट्रैक्स होते हैं, जैसे एक बड़ा फेमस ट्रैक होता है जम्मू एंड कश्मीर में, सेवन लेक्स, कश्मीर Seven सेवन days. लेक्स, सेवन लेक्स। Okay. सो 7 लेक्स हैं, एंड मैं समझता हूँ, पता नहीं मैं वहां पे कितनी बार गया हूँ, मतलब मेरे पास गिनती नहीं है, और मैं इतने सारे रूट से गया हूँ कि अभी आज की डेट में मैंने बहुत सारी ट्रैकिंग कंपनीज का देखा, और मैंने देखा वो लोग जो रूट यूज करते हैं वो बहुत ही बेसिक सा रूट है। Okay. सो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को लेके जाऊं, जैसे आपने बोला ना लेके चलो, तो मैं आपको ऐसी जगह से लेके जाऊंगा जहां से मैंने जाके ऑपरेशंस किए, Okay. या मेरी बटालियन के दूसरे ऑफिसर्स ने ऑपरेशंस किए, हमने वहां पे टेररिस्ट होके, मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां जहां पे हमने ऑपरेशंस किए, राइट। जैसे मैंने आपको एक बताया था ना 2020 टेररिस्ट वाला, Yes. Yes. मैं आपको वो जगह लेके जाऊंगा जहां पे टेररिस्ट के साथ मेरी वहां पे बैटल हो रही थी। Okay. ओके, सो मेरा मेरा एम क्या है कि ट्रैक लाइक अ सोल्जर हाँ. मींस डिसिप्लिन। Yes. लग्जरी करने नहीं जाना है, खच्चर पे बैठ के नहीं जाना है। This is ट्रैक करके आओ। also this is also told by a veteran. You might know him, Major Sushant Singh. He's from Para. Okay. He's from Para. He हाँ, said that mountaineering करता है ना वो civilian में, वो mountaineer नहीं है. Because राइट, I want to do soldier mountaineering where आपका वजन, आपका रास्ता सब आप ही उठा के आता है. But here in city, और क्या, Sherpa will do everything. Sherpa will also lay a plot and will just walk on it, and you call it as mountaineering. वो याद आया मुझे, वो याद आया आज सुनते. एक्चुअली अगर आप ऐसे जाते हो ना, तो आप सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए जा रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। जब आप, मेरा थीम क्या है कि ट्रैक लाइक अ सोल्जर। सो व्हेन यू ट्रैक लाइक अ सोल्जर, आप डिसिप्लिन से काम करोगे, आप अपना लोड उठा रहे हो, आप लोड उतना ही लेके जाओगे जितनी जरूरत है, आप एक्सेस नहीं लोगे, आप वो डिसिप्लिन से जाओगे, आप माउंटेन्स को गंदा नहीं करोगे, आप जंगल्स को खराब नहीं करोगे, आप उसको एंजॉय करोगे, अपनी लिमिट्स को चेक करोगे, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपना खुद का सॉर्ट करोगे यार। एंड आप देखोगे आप कितने पानी में हो, आप देखोगे कि मैं डिसिप्लिन से भी चल सकता हूं, राइट। तो वो चीजें, वो वैल्यू सीखो, तब तो मजा है। अगर आपने एक अच्छा हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक करा
और आप ये सीख के नहीं आए कि आपके साथ वाला आदमी इंसान कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। Okay, sir. Sir, I am very interested of knowing that whether you have done any joint operation with Parasol. Yes, a lot of operations with ParaSF. Please share ParaSF, few, huh? share few of them because I know that you are a close counters and you are very much associated with Vivek Jacob sir. Vivek Jacob sir and you are a postmates, if I'm not wrong. Yes. So So, what? Yeah, yes, sir. Tell me. okay. So, Vivek is a close friend, Major Vivek Jacob. We are postmates from NDA, and but we have not done any operations together. I have not done operations with Vivek, but I know of almost all of his operations. We've been continuously in contact, and he has shared a lot of stories with me. I have shared my stories with him, and so this is how we know the things that we each other have done. But I have operated with other special forces team and many officers, and I would say, okay, let me tell you some story. So there is one officer of some para battalion, a very good friend of mine. So he came to my Which area. para, We sir? were Which para? sorry, Which para? three para. Three para. ठीक है. Okay, I shouldn't have named it, but it's okay. ठीक है, So sir. okay, so they are wonderful officers, wonderful team, and we had a wonderful time. They were there with my location at my location. They were there for a quite long time. क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हम बहुत ठोक रहे थे। सो पैरा टीम आई हमारे पास रहे वो लोग, उन्होंने भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस भी किए और बहुत सारे ऑपरेशंस हमने साथ में किए। तो ये जो ऑफिसर थे, इनसे मैंने एक डील करी। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं अपने एरिया में आपको तब लेके जाऊंगा जब आप मुझे अपने साथ ऑपरेशन पे लेके जाओगे। ओके, सो वी मेड अ डील। मैंने बोला देख, दिन में तेरे को, मतलब मेरे से जूनियर है वो, तो मैंने बोला एक तो मेरे कोर्समेट थे और एक जूनियर थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देख ऐसा है, दिन में पूरा एरिया मैं तुझे दिखाऊंगा और रात को जब तू ऑपरेशन जाएगा तो मैं तेरे साथ जाऊंगा। चाहे तू मेरे को अपना बडी बना के ले चल, मुझे एक सिपाही की तरह ले चल, यू बी द कमांडर, आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन बट आई विल गो विद यू। सो वी ब्रोक दैट डील। अभी दिन में वो उसको कुछ और मेकअप करके वी यूज्ड टू टेक हिम, ठीक है। आई बिलीव अगर वो कभी सुनेगा ये पॉडकास्ट तो ही विल टेल मी। सो वो कुछ उसका मेकअप करके, बिकॉज मेरे को तो यूनिफॉर्म में जाना है, सब कुछ सब मुझे जानते हैं, मैं टाउन कमांडर हूँ। मैं उसको लेके जाता हूँ, दिन में पूरा एरिया दिखा के आता हूँ। हम अपनी पूरी रेकी वेकी करके आते थे, सब कुछ देख के आए, हमें कहाँ एम्बुश लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है, वो सब मैं उसके साथ शेयर करता था। बड़ा अच्छा हमारा रेपो था। एंड रात को फिर हम वो प्लान बनाएगा, वो मेरे साथ बैठ के हम डिस्कस करते थे, वो बताएगा कहाँ जाना है, फिर रात को मैं मेकअप करता था, आई वुड बिकम समबडी एल्स, एंड फिर मैं उनके साथ जाता था। तो ऐसे एंड उसमें तो एक बार बड़ा शॉकिंग सा हो गया कि वी डिसाइडेड कि वो ऑफिसर और मैं, हम साथ में एम्बुश में बैठे, तो हम एक तरीके का एम्बुश लगा रहे थे जहां हम दो लोग बैठे थे बड़ी पेयर्स पे। सो ये और मैं साथ में बैठे हैं एंड हमारी ड्यूटी लगी है। इसमें क्या होता है ना, हर जवान, हर ऑफिसर, कोई भी है, आप सबकी ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो मैं वहां पे, हमारी ड्यूटी चल रही थी उस टाइम पे, तो नाइट विजन से पूरा एरिया हम स्कैन कर रहे थे। तो पहले इसको करना था, उसका टाइम खत्म हुआ, उसने पूरा स्कैन करा, उसने स्कैन करने के बाद मेरे को दिया, अब मेरा टर्न था। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप एरिया स्कैन कर रहे हो, कोई टेररिस्ट तो नहीं आ रहा, कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा, राइट, अपने लोग कहाँ बैठे हैं, सब सही जगह पे हैं कि नहीं। सो ये सब चल रहा है एंड उसके बीच में अब थोड़ा बहुत नींद भी आएगी, आप थके भी होते हो, आप एक बड़ी डिफिकल्ट सी जगह पे बैठे हो। हम ऐसी जगह पे बैठे थे जहां पे कंटिन्यूअसली अपने आप को ये देखना पड़ रहा था हम स्लिप होके नीचे नहीं चले जाए। ओके, तो पूरा जंगल के एंड हाई ऑल्टीट्यूड में स्लोप पे बैठे हुए थे एंड मैं ऐसे स्कैन करता हूँ एंड मैं देखता हूँ उधर कोई आदमी दिख रहा है। सो मैंने एक बार देखा, मुझे लगा शायद कभी कभी हेलुसिनेशंस हो जाते हैं जंगल में जब आप काफी टायर्ड होते हो, तो मुझे लगा, फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर से देखा, मैं कहा ये आदमी तो है,
एंड वो प्रॉपर आदमी जैसा लग रहा था। देन मैंने इसको जगाया, मैंने कहा यार देखिए आदमी है, तो उसने बोला हाँ यार आदमी लग रहा है। बोलता है लेकिन ये आदमी से मोटा लग रहा है। एंड देन वी थॉट नहीं यार ये ट्री है, कोई पेड़ को हम देख रहे हैं। एंड देन थोड़ी देर बाद हुआ कि यार पेड़ पास में क्यों आ रहा है। एंड देन वी रियलाइज वो एक ब्राउन बेयर था, वो आदमी की तरह खड़ा हुआ था। एंड HSTI में हमें वो बहुत क्लियर नहीं दिख रहा था, काफी दूर था। तो जब वो पास आया ना, तब पता चला ये आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा है, ये भालू है। एंड देन वो क्लोज आया, उसने हमारे लोगों को देखा एंड थोड़ी देर वहां रुका एंड वो चला गया। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी होते थे एंड बट इट्स फन। गुड सर, अभी तो बहुत बहुत क्वेश्चंस तो बाकी है। आई वांट टू नो मोर अबाउट यू एंड वी विल टेक 5 minutes of break. 5 minutes of break and we will continue. ओके लेट्स टेक अ 5 minute ब्रेक। हाँ, मैं भी एक सिगरेट पी गया था। Yeah, maybe. Okay, 5 minutes, yeah. So, next, you told sir in which town you are actually, which was the name of the town you're commanding? So, I don't know it's good or not to name the town, Okay. but it is close to Srinagar on the northern axis. Okay, sir. Now, sir, I want to know much about your life. आज हमेशा ये कहावत होता है, फौजी को एक ही आता है, दौड़ना भागना। And if listening to your profile, reading your profile, you also cleared one of the prestigious exam of India, UPSC. इसके बारे में थोड़ा तो बताओ सर। Okay, so 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला था फॉर IPS ओनली। तो उसमें क्या था कि जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स थे आर्म फोर्सेस के एंड अदर पैरा अपना CAPF के ऑफिसर्स, उन सबके लिए स्कीम निकाला था। और उसमें हमें इलेक्टिव्स नहीं थे, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना जैसे हिस्ट्री फिजिक्स वगैरह, तो इलेक्टिव्स हमारे लिए हटा दिया था। और प्री का और मेंस का एक साथ ही वो किया था टेस्ट। सो वो अपीयर करा एंड उस टाइम पे मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था। तो इट वाज वेरी टफ कि पढ़ूं कैसे, टाइम कहाँ से मिले। सो दोस थिंग्स वर देयर। बट जैसे मैंने आपको बता रहा था कि मेरे बहुत अच्छा रेपो बन गया था सिविल ऑफिसर्स के साथ। सो एक तो नए DSP थे मेरे साथ में पोस्टेड। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा यार मेरा ये ऐसे मेरे को देना है एग्जाम, पर मैं पढ़ूं कैसे। तो उसने मेरे को बोलता है सर सारी बुक्स है मेरे पास, मैंने कुछ भी बुक डिस्ट्रॉय नहीं करी, आई विल गिव यू ऑल द बुक्स। तो उसने मेरे को सारे बुक्स दिए। उसके बाद एक दो सीनियर ऑफिसर्स थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे को। एंड एक मेरे क्लासमेट थे पुराने, वो IRS ऑफिसर हैं। सो ये 3-4 ऑफिसर्स मेरे को मिले, इन्होंने मेरे को बुक्स वगैरह ला के दी। कुछ बुक्स मेरे पास नहीं थी, तो मेरे कुछ सिविलियन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बुक्स प्रोवाइड करवाए। एंड एवरी डे मतलब मेरे को ये हुआ कि टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर से मैंने बात करी। मैंने कहा सर कुछ कर सकते हैं क्या। तो ही सेड ओके फाइन। तो उन्होंने मुझे एक बैटल स्कूल में ट्रेनिंग इंचार्ज बना के भेज दिया। ओके, सो थोड़े दिन के लिए भेजा, जितना वो भेज सकते थे। एंड मैंने लकीली बड़ा अच्छा वहां पे सेटअप हो गया। सो एवरी नाइट मेरे को अब एम्बुश नहीं जाना है 2 महीने के लिए, राइट। तो मेरे पास रात मेरी है एंड दिन में मुझे जो ड्यूटी करनी है वो ट्रेनिंग में भी एज इंचार्ज ऑफ ट्रेनिंग मुझे हर चीज की ट्रेनिंग में खुद नहीं जाना है, राइट। और कहीं जाना है तो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं जो उसको टैकल कर रहे हैं। तो मैं बुक लेके रहता था पूरे टाइम एंड पूरे दिन में पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं। रात को ये ऑफिसर्स ना, ये मेरे फ्रेंड्स जो थे, ये मुझे रात को लेट नाइट तक कॉल करते थे। एंड जो मेरा IRS फ्रेंड है वो मुझे रात को 1 बजे फोन करता था। एवरी नाइट एट 1 AM इन द नाइट वो मुझे फोन करेगा और वो मुझे 1 बजे से 2, 2:30, 3 बजे तक मुझे पढ़ाता था। ओके। एंड मतलब इतना सपोर्ट मिला मुझे सब लोगों का। मुझे आर्मी से मेरे कमांडिंग ऑफिसर का बहुत सपोर्ट मिला। जहां मैं बैटल स्कूल में गया वहां जो कमांडेंट थे उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। ओके,
और उन्होंने मेरे को बोला ठीक है तू बेटा पढ़ाई कर, आई विल सी व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू। उन्होंने मेरे लिए लाइब्रेरी खोली रखते थे रात को कि मैं जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था एंड खूब सारी उसकी पढ़ाई करी। एंड देन अगेन वो ऊपर भगवान होता है ना, जो पेपर आया वो पेपर मुझे ऑलमोस्ट बहुत सारा आता था और बहुत अच्छे से आता था। इनफैक्ट जब जब एग्जाम्स खत्म हुए हमारे सारे एग्जाम्स और मैं छुट्टी लेके गया एग्जाम्स देने, जब मैं लौट के आया एग्जाम देके और वो काफी कोचिंग वाले लोग ना वो आउट कर देते हैं पॉइंट्स, तो जो प्री के एग्जाम्स थे वो सेम था हमारा और बाकी जो सबका जो होता है। एंड मैंने वो प्री के अपने मार्क्स देखे और उस टाइम पे क्या होता था प्री मेंस को कंबाइन करके मेरिट बनाते थे। तो मैंने उसकी आंसर शीट देखी एंड आई सेड ओके फाइन आई एम गेटिंग सिलेक्टेड। मैं उसका वो देख के आई एम गेटिंग सिलेक्टेड एंड मैं फिर वो पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है इंटरव्यू उसकी तैयारी करने लगा रिजल्ट आने से पहले। एंड देन रिजल्ट आया, मैंने क्वालिफाई करा, फिर मैं गया पर्सनालिटी टेस्ट हुआ यूपीएससी में दिल्ली में, और पर्सनालिटी टेस्ट के बाद फिर मेडिकल्स का कॉल आया, फिर मैं मेडिकल्स के लिए गया, मेडिकल्स किए एंड उसके बाद फिर समहाउ कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन आई, एक दो ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ केस किया एंड जिस वजह से हमारी ज्वाइनिंग कभी नहीं हुई। बट यही सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है राष्ट्र राइफल्स में रह के एंड सिर्फ कुछ महीने पढ़ के मैं वो एग्जाम क्लियर कर पाया। एंड सबसे फनी बात थी, मैं आपको बता रहा था ना मेरे साथ एक पैरा की टीम रहती थी। सो जब रिटर्न हो गया तो मेरे को मैं वापस आ गया अपनी कंपनी 2 महीने का वो ब्रेक करके। एंड वहां पे एक सर थे जो उनके टीम लीडर थे पैरा की टीम के, उनके फादर एक सिविल ऑफिसर आईएएस ऑफिसर है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ला क्वेश्चन पेपर दिखा। मैंने क्वेश्चन पेपर्स दिखाए। सो उन्होंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा और बोलते हैं कि अगर कोई भी तेरे को बोले ना कि तेरी पढ़ाई कम है तो ये पेपर उसके मुंह पे फेंक के मार देना। तो इट वाज सो टफ एंड इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले अपने ना पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबको सॉर्ट आउट कर रहा था घर में और मुझे वो क्वेश्चन पेपर मिला यूपीएससी वाला ना, एक क्वेश्चन पेपर। मैंने वो पेपर देखा, मैंने कहा ये किसका पेपर है? तो मेरी वाइफ बोली कि ये आपका पेपर है जो आपने पास किया था। एंड आई सेड सीरियसली मैंने ये पास किया था? सो इट्स फन, मतलब एटलीस्ट आई फील गुड कि मैंने कुछ किया। और क्या मिला क्या नहीं मिला दैट्स अ सेपरेट इशू, पर मेरे को जो करना था, मेरा काम था एग्जाम पास करना, सारा कुछ पास करना, वो मैंने किया। सो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। Basically, the whole thought process of this UPSC happened because you had an injury in the mechanism, right? So the shoulder injury Yes. now. Yes. So इसका बारे में क्या injury है, क्या what exactly happened? Can you please share that? Okay. So एक दिन ऐसे इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट हमारे एरिया में आ रहे हैं। सो हमें इंफॉर्मेशन थी 4 to 5 टेररिस्ट हैं और हमें उनकी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट लोकेशन पता चली थी कि वो इस लोकेशन से नीचे आ रहे हैं, मतलब एक माउंटेन था वहां से नीचे आ रहे हैं और एक नीचे एक कनाल होती थी, उस कनाल के पास मुझे एम्बुश लगाना था उनके लिए, ऐसा हमने प्लान किया था। तो हम जब जा रहे थे तो टाइम बहुत कम था हमारे पास, रिएक्शन टाइम, एंड ये हो रहा था कि ऑलमोस्ट हम शायद सेम टाइम पे पहुंचे, पर उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी कि टेररिस्ट हमसे थोड़ा फास्ट थे। सो मैंने अपनी टीम के साथ लिया और उस टाइम पे ना पूरे खेत होते हैं वो लाइक स्टेप फार्मिंग करते हैं ना वो लोग कश्मीर में। तो स्टेप फार्म्स थे और उसके बीच में बाउंड्री बनी हुई थी पत्थरों की, राउंड पत्थरों की, एंड पूरा मॉइस्चर वगैरह, यस पूरा मॉइस्चर वगैरह था एंड स्लिपरी स्टोन्स थे। पर एम क्या था कि फटाफट से पहुंचना है, टेररिस्ट से पहले पहुंचना है। तो ये एम लेके तो पूरा बैटल लोड वगैरह लिया हुआ है एंड हम वहां जा रहे थे, लेकिन टेररिस्ट हमसे पहले पहुंच गया और उन्होंने फायरिंग शुरू करा। और उस टाइम पे फायर में होता है तो आप पोजीशन लेना चाहते हो, आप डक करना चाहते हो कि देखो उसको देख के फायर कहां करूं मैं, राइट? क्योंकि थोड़े कुछ सिविलियन घर भी थे पास में, तो आप आंख बंद करके फायर नहीं कर सकते। उस टाइम पे मैं स्लिप हुआ और वो जो बाउंड्री थी वो अराउंड 7-8 फीट हाइट थी उसकी, मैं वहां से स्लिप हुआ, गिरा एंड मेरा राइट हैंड ऊपर अटक गया एंड पूरा बैटल लोड वेपन था तो शोल्डर निकला, मैं नीचे गिरा, बडी ने शोल्डर चढ़ाया तो डिसलोकेशन हुआ, फिर लोकेशन हुआ
एंड पेन हुआ, पेन किलर खाए, दुश्मन फायर कर रहा है, फायर करना शुरू किया, फटाफट से जाके एम्बुश लगाया, फिर फायरिंग शुरू करी उनके ऊपर। एक टेररिस्ट तो आगे जाके मर गया था और एक टेररिस्ट के इंजरी हो गई, उसकी थाई वाई में से गोली निकल गई थी, फट गया था पूरा। एंड फिर वो ऑपरेशन चलता रहा, पर उसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गई कि मैं जिस तरीके से वो ऑपरेशन करना चाहता था, मैं उस तरीके से उसको नहीं कर पाया। एंड फिर ये इंजरी हो गई, तो उस टाइम तो पेन किलर्स खाते रहे, फिर वो भागे, उनको नेक्स्ट डे हमने चेज करा, फिर एक घर में उनको पकड़ा। एंड उसके बाद फिर बाकी टीम्स भी आ गई, मैं भी था, बाकी टीम्स भी थी, और बहुत बढ़िया सा वो ऑपरेशन किया बाद में। एंड हमने वो ठोके हमने सारे, लेकिन वो 3-4 दिन तक ना वो पेन ही नहीं कम हुआ, तो मैं मतलब पता नहीं, आई डोंट नो कितने पेन किलर्स खाए मैंने। एंड मेरा बडी वो स्प्रे करता था, वो नहीं आता पेन स्प्रे, तो मेरा बडी में, हाँ, मैं शर्ट वर्ट खोलूंगा एंड ऐसे शोल्डर करा और मेरा बडी उस पे स्प्रे करेगा। एंड देन मेरे बडी ने बोला कि साहब डॉक्टर साहब को दिखाओ। तो देन मैं अपने डॉक्टर के पास गया, मैंने उनको दिखाया। तो उसके बाद जब एमआरआई वगैरह हुआ और बाकी टेस्ट किए, तो पता चला कि एक शोल्डर के अंदर एक चीज होती है, उसको बोलते हैं लेब्रम। एंड ये लेब्रम वो रिपेयर नहीं होता, तो मेरा वो लेब्रम पूरा फटा हुआ है सामने से, तो वो रिपेयर नहीं हो सकता। तो ये भी एक मेडल है लाइफ लॉन्ग, कि मैं जब 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 मेरे हाथ में दर्द होगा मुझे वो याद आएगा। तो वो हुआ, तो उसके बाद फिर माइंड में आता है ना कि अभी मैं क्या करूं। बट मैंने आर्मी हेडक्वार्टर ने मेरे को बोला कि क्या मुझे पोस्टिंग जाना है कहीं, तो मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट करा। मैंने कहा मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूं, मैं यहाँ राष्ट्रीय राइफल्स पे आया हूँ, मेरे को दोबारा ये चांस कभी नहीं मिलेगा लाइफ में, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपना टेन्योर पूरा करूंगा। एंड मैंने वो टेन्योर पूरा किया और मैं अपने लास्ट डे तक मैंने ऑपरेशंस करे। एंड इनफैक्ट जो आप एक लेटर का बात कर रहे थे जो मैंने आपको दिखाया था, वो 2012 का लेटर है और मेरी इंजरी 2010 में हुई थी। यस, मैं इंजरी के बाद भी 2 साल तक वहां पे, उसके अलावा 2 साल तक मैं रहा, ऑपरेशंस किए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, एंड उसके बाद पूरा टेन्योर करके ही मैं वहां से पोस्टिंग आया। आपका टेन्योर कितना साल था? सो ये 2.5 years प्लस होता है राष्ट्रीय राइफल्स का। ओके, it's like common for all people who complete the Rashtriya Rifles? For all officers. Yeah. For all officers. जवान का नॉर्मली 2 साल होता है एंड ऑफिसर्स का 2.5 साल होता है। सो 2.5 साल के बियॉन्ड जाता है, तो 2.5 years से 3 साल तक हो सकता है। 3 साल के बियॉन्ड नॉर्मली ज्यादा ऑफिसर नहीं रहते, कमांडिंग ऑफिसर्स कभी कभी रह जाते हैं 3 साल तक या उससे ज्यादा, इस टाइप से होता है। Yes, sir. This is all about a great legend who has served Indian Army, Major Lavindra Chaudhary, sir. Not legend, sir, just a normal soldier, normal officer, normal soldier. Sir, many more to come in next podcast. I'll be doing another podcast with you. ये तो पक्का है. I'll be doing another podcast with you. Anytime. Next we'll talk about his life after Army, after RR. That I think for the people who are watching us, I want to give you a small intro. Next we'll be speaking about his life in US and after Indian Army, what all he faced. थोड़ा financial instabilities भी आता है. How he overcome that. He went to US for pursuing his MBA. He again did well in MBA. He got into corporate sector. He is now working in a great company of US in a very good position. And also he is coming up with his own startup of this mountaineering thing. Abhi to, there are many stories to be digged out with the person. To be very frank with you people, it is one of the best podcasts I have done until today. The best podcast and the best raw conversation, the best. I connected with what he said. Completely I connected with what he said. Sir, thank you, sir. Thank you for giving me your time today. And I am hoping for your next 3 hours of your life for the podcast. Thank you very much, Hoysala. It was great interacting with you. And आप तैयार रहना मेरे साथ कश्मीर जाने के लिए? बिल्कुल सर. Take you to some good tracks. बिल्कुल. And we'll track like a soldier. बिल्कुल. Sir, and I want you to say, how did you feel? How was your experience? यार बात करने का बहुत अच्छा पॉडकास्ट में बहुत मजा आया।
एंड इट वाज डिफरेंट. हमने कुछ इस टाइप की बातें करी. नॉर्मली लोग ना ऑपरेशंस का ही पूछते हैं, अच्छा वो गोली कैसी होती है, वो राइफल कैसी होती है, वो एम्बुश कैसा होता है. पर यहाँ पे हमने और बहुत सारी चीजों की बात करी. तो वो अच्छा लगता है बिकॉज आर्मी में ना आप बहुत कुछ करते हो. आप ऑपरेशंस के अलावा भी बहुत सारा काम कर रहे होते हो, एंड इट ऑल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स दैट सेम गोल. पर बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं. तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत फनी मूवमेंट्स होते हैं. आप बहुत सारा गड़बड़ करते हो, बहुत सारी जगह पे आप ओवरली रिस्क लेते हो. मैंने भी किए. एंड बहुत टाइम पे आप खाली मस्ती मस्ती में रिस्क ले लेते हो. तो ऐसी भी चीजें होती हैं. तो वो भी हुई. एंड जब आप नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो हम फिर वो वाली भी बातें करेंगे. We'll do it, sir. We'll do it as early as possible. We'll do राइट. it. And if you want to say anything to my audience, you can just, the platform is yours. Okay. So all I want to say is like lot of people come to me. Lot of especially kids, बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि सर मुझे एनडीए में जाना है, सर राष्ट्रीय राइफल्स में क्या होता है, सर मैं कमांडो बनना चाहता हूँ, या मैं मतलब इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं. एंड ज्यादातर बच्चों का मैंने देखा वो किसी कोई रैम्बो मूवी वगैरह देख के मोटिवेट हो जाते हैं, या प्लाटून वगैरह देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे ऐसा करना है. सो मैं उन बच्चों से ये कहता हूँ कि इफ यू रियली वांट टू डू इट, वो मोटिवेशन अपने हार्ट एंड सोल में लेके आओ. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. बहुत कांटे हैं, बहुत पत्थर हैं, बहुत चीजें हैं जो मुश्किल होती हैं. लेकिन अगर आपके अंदर दम है, अगर आप सच में मोटिवेटेड हो, सो देयर इज नो ऑब्स्टिकल विच इज बिगर देन यू. देयर इज नो प्रॉब्लम विच इज बिगर देन यू. आप अपनी इतनी मेहनत करो, इतनी तैयारी करो कि कोई ऑब्स्टिकल साला आपके सामने रुक ही नहीं पाए. एंड बिलीव इन योरसेल्फ. So last thing what you said is believe in yourself is the most thing what we have to do. कभी हार मत मानना. मतलब ही नहीं, दैट इज नॉट एन ऑप्शन. Yes. So with this note, I want to just wind up this beautiful podcast with you with a war cry of Rashtriya Rifle. Yep. Bajrang Bali ki jai. जय. Thank you, sir. ऑलराइट, थैंक यू. Thank you.